हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये समझा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या टूल्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कैसे कराते हैं, वो सब हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। इस चैप्टर में अब हम जो पिछले चैप्टर में हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि हमने उसको यूज करके कैसे ऑर्गेनिज्म बनाए और वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है, या जो टेक्निक्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो टेक्निक्स हमारे लिए कहाँ-कहाँ यूज़फुल हो सकती हैं। तो चैप्टर का नाम ही है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पर हैं, वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो किधर हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, तो डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक्स, मतलब बीमारियों का पता लगाने में, उनको डायग्नोस करने में और उनके इलाज के तौर पे कुछ टेक्निक्स हैं बायोलॉजी की जो कि बायोटेक्नोलॉजी की जो कि क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। तो बायोटेक्नोलॉजी का वहां पे यूज हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके जेनेटिक मटेरियल को आपने मॉडिफाई कर दिया है, जिनके जेनेटिक मटेरियल को आपने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है या मॉडिफाई कर दिया है। अब ये क्रॉप्स जो है मॉडिफाई हो चुकी हैं। सिमिलरली ऐसी एक और टर्म आएगी इस चैप्टर के अंदर, जीएमओ, जिसका मतलब होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मटेरियल में क्या हो चुकी है, मॉडिफिकेशन। ये क्या हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंगस हो सकती है, ये एनिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल्स जिनके जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर दिया गया, मैनिपुलेट मतलब चेंज करके मॉडिफाई कर दिया है। और चेंज और मॉडिफाई कैसे किया, किस प्रोसेस का यूज किया होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपने जिन ऑर्गेनिजम्स के जीन को मॉडिफाई कर दिया, आप उनको क्या बोलोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब ये वो क्रॉप्स हैं जिनके जीन्स को आपने, जिनके जेनेटिक मटेरियल को आपने मॉडिफाई कर दिया है और अब ये एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करने वाली है। कैसे हेल्प करेगी वो हम देखेंगे आगे। बायो रेमिडिएशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपने ऐसे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म का यूज करके आप सॉइल को क्लीन कर रहे हो, आप वाटर को क्लीन कर रहे हो, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, बायो रेमिडिएशन। ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग, आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो कि आपकी फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग। वेस्ट ट्रीटमेंट, आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो कि वेस्ट ट्रीटमेंट में आपका हेल्प कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट में आपका हेल्प कर रहे हैं। तो वो भी आपका किस में आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि जनरल एप्लीकेशन हमने लिखी है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है कि ये बीमारियों को ढूंढने में और बीमारियों का इलाज करने में हमें हेल्प कर सकती है। वो कैसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कि आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाली कुछ टेक्निक्स का यूज करके पता कर सकते हो कि किसी की बॉडी में कौन सा टाइप की बीमारी है, या फिर आप कैसे पता कर सकते हो बीमारी का। देन थेराप्यूटिक्स मतलब इलाज में कैसे यूज कर सकते हो आप, बायोटेक्नोलॉजी का वो देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, वो कैसे हेल्प करती हैं, उनके क्या फीचर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये डिस्कस करना है आगे। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ एरियाज ऑफ रिसर्च हैं। तो 3 एरियाज ऑफ रिसर्च हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो रिसर्च एरिया क्या-क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, वो भी देख लेते हैं। ये भी एक टॉपिक है कि रिसर्च एरियाज क्या हैं। तो 3 एरिया के रिसर्च रिसर्च एरियाज हो सकते हैं। ध्यान से समझना, और ये बहुत ही ईज़ी है आपके लिए क्योंकि आप पिछला चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, तो ये समझना आपके लिए और भी आसान है कि ये 3 एरिया रिसर्च ऑफ एरिया क्या है। ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम्स और प्योर एंजाइम। इसका मतलब क्या है कि क्या करो आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करो, आप बायोटेक्नोलॉजी करो और अपना ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बनाओ जो कि क्या दे रहा हो आपको, प्रोटीन या फिर एंजाइम दे रहा हो। तो आप माइक्रोब बनाना या फिर एंजाइम बनाना, मॉडिफाइड माइक्रोब बनाना, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जिसको ये बोल रहे हैं, या फिर एंजाइम बनाना, ये क्या है, सबसे पहला रिसर्च एरिया है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। अब आपने ऑर्गेनिज्म बना दिया है तो उससे प्रोटीन बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो सेकंड क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। अब ये जो इंजीनियरिंग है, कौन सी इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर के अंदर। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट किसको बोल रहा है, जरा ध्यान से समझना। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कि आपकी प्रोसेस को कराए। ठीक है, जो कि क्या कराएगा, आपकी प्रोसेस को कराएगा, जो कि आपके प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो जो प्रोटीन बन रहा है उसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, ये माइक्रोब या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो। तो यहाँ पे कैटलिस्ट ये किसी को नहीं बोल रहा, इस माइक्रोब को या इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जो कि आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया है, ये उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैटलिस्ट। तो
सबसे पहली रिसर्च एरिया क्या है? कैटलिस्ट बनाना। कैटलिस्ट मतलब आपका माइक्रोब बनाना जो कि आपको क्या देगा? एंजाइम देगा। ठीक है? तो माइक्रोब बनाना या फिर एंजाइम सॉरी एंजाइम बनाना, वो क्या हो गया आपका पहला रिसर्च एरिया। दूसरा क्या है? अब उस माइक्रोब को वो कंडीशंस देना, ठीक है, जो कि उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस या ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। और क्यों दे रहे हैं ऑप्टिमल कंडीशन? ताकि कैटलिस्ट एक्ट कर सके, कैटलिस्ट अपना काम कर सके। क्या काम है इस कैटलिस्ट का? मतलब इस माइक्रोब का काम क्या है? प्रोटीन या एंजाइम बनाना। तो ये माइक्रो प्रोटीन बना सके उसके लिए आपको क्या देना है? इसको ऑप्टिमल कंडीशंस देनी है। थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तीसरा एरिया क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आपको शायद ये देखकर पता चल चुका होगा कि ये पिछले चैप्टर की ही कहानी है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि 3 रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहला आपका मॉडिफाइड माइक्रोब बनाना, जिसको यहाँ पे इसने क्या बोला? इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या कैटलिस्ट जिसको बोला। और वो बनाने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? इसको ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि कैटलिस्ट क्या कर सके? प्रोटीन बना सके। थर्ड क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है तीसरा एरिया ऑफ रिसर्च है। तो ये 3 एरिया रिसर्च एरियाज हैं किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। एक बारी कंपाइल कर लेते हैं चैप्टर को, क्योंकि हमने बेसिक देख लिया है। ठीक है? दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, कि इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर की। अब हमें पढ़ना क्या है? एप्लीकेशंस, किन-किन एप्लीकेशंस पे हम यहाँ पे गौर देने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस किधर? एग्रीकल्चर में। हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसके अंदर? एग्रीकल्चर में, जिसमें हम जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम अगला यही उठाएंगे, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन, कि मेडिसिन फील्ड के अंदर किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। ठीक है? वो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो भी आपको बता देता हूं। इसके सब टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंसुलिन बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। हम जो इंसुलिन खरीदते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। अब वो कैसे बनाया गया वो हम देखेंगे। ठीक है? उसके अलावा जो सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एज द नेम सजेस्ट कि जीन्स को ठीक करना। ठीक है? मतलब अगर किसी की बॉडी में खराब जीन प्रेजेंट है या जीन डिफेक्टेड है, तो हम कैसे उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं या उस जीन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम देखेंगे जीन थेरेपी में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एप्लीकेशन है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। तीसरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को या फिर बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है? तो वो हम देखेंगे किधर? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, कि कैसे बीमारियों का पता कर सकते हैं हम अर्ली स्टेज पे ही बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस का यूज करके। इसमें हम 2 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने पहले भी सुनी हुई है। पहली पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कैसे हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करती है वो देखेंगे इस चैप्टर में। दूसरी है एलिजा। एलिजा आपने पढ़ी थी जब हमने एड्स पढ़ा था। एड्स का टेस्ट मैंने आपको बताया था, एलिजा यूज होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके अलावा ये हो गए मेडिसिन में यूज। देन हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो कौन-कौन से बनाए गए हैं और वो हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल जिनके जीन में मॉडिफिकेशन कर दी गई है। मतलब ऐसे एनिमल जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर दिया है, उनको आप क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसी क्रॉप्स जिनका मॉडिफिकेशन कर दिया उनको क्या बोलोगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटा-सा लास्ट टॉपिक, जो कि क्या होगा हमारा? एथिकल इश्यूज, जिसमें हम पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे और पेटेंट के साथ-साथ हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी के बारे में, कि क्या होता है। ये छोटा-सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन्स आ जाते हैं कभी-कभी, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन समझने लायक है, ईज़ी टॉपिक है, कि पेटेंट क्या होता है और बायोपायरेसी क्या होता है। ठीक है? तो हम इतना डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में यूज़ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है, वो हमें कैसे हेल्प कर रही है। क्यों इतना यूज़ पड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने का, वो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। मेडिसिन में कैसे यूज़ हुआ, जिसमें हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, कि इंसुलिन कैसे बनाया गया और इंसुलिन बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है? वो तो आपको पता ही है कि इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है? और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है इंसुलिन। तो क्यों कैसे बनाया गया? वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जीन थेरेपी कैसे यूज़ होगी और क्या होती है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर और एलिसा कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है? देन आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन-कौन से बनाए हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं और क्यों बनाए गए, वो, और पेटेंट और बायोपायरेसी, ये हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हम सबसे पहले अब डिस्कस कर रहे हैं क्या? एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन। ये टॉपिक, सो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देखते हैं आप। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स को उगाना फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे? प्लांट्स को उगाएंगे। अब एग्रीकल्चर में शुरू से ही एक प्रॉब्लम रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं।
कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है और जो लैंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जो लैंड है वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड है। जहां पर आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, मतलब जहां पे आप क्रॉप्स को उगा रहे हो वो लैंड बिल्कुल फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन जो कि फूड डिमांड है जिनकी, ठीक है, जो कि फूड चाहते हैं, वो तेजी से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से करते आए हैं हम, कि जो हमारे पास लैंड है टू ग्रो क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास जो जमीन है वो जमीन तो उतनी है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो बहुत तेजी से कर रही है। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है और जो सप्लाई है वो धीरे धीरे जो है वो क्या होती जा रही है, कम हो रही है कंपेयर टू द डिमांड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, आपको इंक्रीज करना है किसी भी तरीके से फूड प्रोडक्शन। तो दो तरीके हो सकते थे यहाँ पे, या तो लैंड इंक्रीज करो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड जो है हमारे पास लिमिटेड ही है, लैंड आप बढ़ा नहीं सकते हो, जितना एग्रीकल्चर के लिए लैंड है वो फिक्स्ड है। तो दूसरा तरीका जो है, जो कि अपनाया जा सकता है, वो क्या है कि आप फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करो क्रॉप बेसिस पे, कि आपका जो प्लांट है वो फूड क्या कर रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, आप कुछ ऐसा करो कि जो प्लांट है वो क्या करे, अब पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा फूड को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो प्रोडक्शन बढ़ाओ किसी भी तरीके से, आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है वो फिक्स्ड है इसी वजह से। तो इसी रीजन की वजह से जो है आपका क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s के अंदर, जो कि इसी रिस्पेक्ट में था, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको आप हरित क्रांति भी बोलते हो। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इसी रिस्पेक्ट में था कि आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी थी प्लांट की वैरायटी को इंप्रूव करके, एक प्लांट को इंप्रूव करके, कि पहले एक प्लांट जितना फूड आपको दे रहा था, कितना फूड प्रोडक्शन आपको पहले दे रहा था, अब वही सेम प्लांट पहले से ज्यादा फूड प्रोडक्शन आपको दे रहा है। तो सेम लैंड के अंदर आप पहले से ज्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो तीन तरीके हैं एग्रीकल्चर के अंदर फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो देयर आर थ्री वेज टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तीन तरीके हैं हमारे पास। वो तीनों तरीके क्या है, सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब केमिकल्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करना जो कि क्या है, केमिकल बेस्ड है, जो कि केमिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये तरीका है। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब है इसमें आप सिर्फ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे। अगर आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, जितनी भी टेक्निक्स यूज करोगे, अगर आप पेस्ट को कम करने के लिए भी आप अगर आप कर रहे हो तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करोगे, तो वो कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि आप किसी भी केमिकल का यूज नहीं करोगे इसके अंदर। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसके अंदर आप ऐसी क्रॉप्स का यूज करोगे जिनका जीन में मॉडिफिकेशन हो चुकी है, या फिर जिन क्रॉप्स को आपने मॉडिफाई कर दिया है, तो आप ऐसी क्रॉप्स का यूज करोगे एग्रीकल्चर करने के लिए। तीनों ही तरीके से आपकी फूड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पहले से ज्यादा प्रोडक्शन देने लगेगा क्या, प्लांट। लेकिन जो ऊपर वाले दो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो ऊपर वाले दो मेथड्स हैं जिनको जनरली यूज किया जाता है, जो कि कन्वेंशनल माने जाते हैं, वो उनकी क्या लिमिटेशंस हैं जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स और आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी आपको तो देख के पता चल रही है कि जो केमिकल्स हैं वो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं और साथ में इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है हमारी क्रॉप के ऊपर वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का जो है ये लिमिटेशन है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का लिमिटेशन ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत स्लो है, बहुत तेजी से काम नहीं करता है, धीरे धीरे काम करेगा, तो इसलिए इसका है ये लिमिटेशन। अब इन दोनों लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है हमारा थर्ड वे, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और जो डिस्कस कर भी रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब ये ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें आप क्या बनाने वाले हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हो जिनको, या फिर ऐसी प्लांट्स बनाने वाले हो जिनको आप कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो हम इस एग्रीकल्चर में ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो कि पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड है। और इंप्रूव क्यों हो गए वो, क्योंकि उनके जो जेनेटिक मटेरियल है आपने उसको इंप्रूव कर दिया, उनके जेनेटिक मटेरियल में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया और उनकी वैरायटी को आपने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब आप उनको बोलोगे जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या फिर जीएम प्लांट्स भी बोल सकते हो आप इनको। तो जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, विच कंटेन्स यूजफुल फॉरेन जीन, मतलब ये वो क्रॉप्स हैं जिनके पास यूजफुल फॉरेन जीन है। फॉरेन जीन मतलब इनका खुद का नहीं था, बाहर से डाला गया इनके अंदर और वो यूजफुल है। तो फॉरेन जीन कैसे डाला होगा, ऑब्वियसली थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपने क्या करा, एक यूजफुल जीन डाल दिया जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है पहले से ज्यादा। ठीक है, तो अब जीएम क्रॉप्स बनाई क्यों गई, ऑब्वियसली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और बाकी यूजेस के लिए भी बनाई गई। तो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जीएम प्लांट्स के, और जीएम प्लांट्स क्यों बनाए गए, क्या क्या करने के लिए बनाए जा सकते हैं। तो जीएम प्लांट बनाए जा सकते हैं मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ केस के अंदर अगर आप क्या कर सकते हो, टॉलरेंट बना सकते हो प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेस को लेके। मतलब आप ऐसे प्लांट्स बना सकते हो जो कि कोल्ड ज्यादा झेल सके, एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब कोल्ड, हीट, ड्रॉट। ठीक है, ऐसी कंडीशन, सॉल्ट, सैलिनिटी,
इन कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, ज्यादा झेल सकते हैं। तो जो इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस मानी जाती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उन कंडीशंस को ये ज्यादा झेल सकते हैं। तो अपनी प्लांट या क्रॉप को ज्यादा टॉलरेंट बना सकते हो आप। और अगर आपने ज्यादा टॉलरेंट बना लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्लांट की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन अगर थोड़ी टफ भी आएगी तो प्लांट झेल लेगा उसको और आपको फूड प्रोडक्शन अच्छी देगा। नेक्स्ट, प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, प्लांट्स को क्या बनाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं। अब पेस्ट रेजिस्टेंस बना के तो आपको देख के पता चल रहा है या आप समझ पा रहे हो इस बात को कि डायरेक्टली ही फूड प्रोडक्शन पे हेल्प होगा, कि पहले पेस्ट आपकी क्रॉप को खराब कर जाता था। लेकिन अगर आप ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो जीन के अंदर, ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो कुछ कि क्या हो जाए, आपका प्लांट अब उस पेस्ट को लेकर रेजिस्टेंस हो जाए, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया आपने उस पेस्ट को लेके, तो अब प्लांट जो है वो पेस्ट को लेकर रेजिस्टेंट हो चुका है। तो फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले वो डिक्रीज हो गई थी पेस्ट की वजह से। तो मेड पेस्ट रेजिस्टेंस, इससे एक और फायदा है, इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर आपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया, क्या करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, तो क्या हो जाएगा, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज बंद हो जाएगा या लगभग खत्म हो जाएगा। चाहिए ही नहीं अब आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि अब पेस्ट काम ही नहीं, अब पेस्ट जो है वो उसको खा ही नहीं सकता क्रॉप को, क्योंकि आपने उसको मॉडिफाई कर दिया है। थर्ड, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है कटाई के बाद या फिर पेड़ से तोड़ लेने के बाद आप मार्केट तक रिलीज और बेचने के बाद बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हम कहेंगे पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आपने एक फ्रूट लिया, उसको तोड़ा, तो कितने दिन तक वो रह सकता है बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, अगर कुछ कोई ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत जल्दी पेड़ से या फिर अपने प्लांट से अलग होने के बाद खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, तो वो फ्रूट हमारा हमको अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा, या वो प्लांट हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा। हम क्या चाहते हैं कि प्लांट से अलग होने के बाद भी कुछ दिन तक फ्रेश रहे हमारा फूड, ताकि हम उसको पैक कर सकें या उसको किसी भी वे में आगे बेच सकें। तो रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो हमने क्या किया, कुछ ऐसी जीएम क्रॉप्स बना ली, कुछ ऐसे प्लांट्स में मॉडिफिकेशन कर दी कि उनमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वो क्या हो चुके हैं, आप कम हो चुके हैं। ठीक है, कि आप प्लांट तोड़ने के बाद भी ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह सकता है। ठीक है, उसके अलावा इनहेंस न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड, आपने फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा दी है। उसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, आपने क्या कर दिया है, अब प्लांट मिनरल भी क्या कर रहा है, कम ले रहा है। पहले के मुकाबले में मिनरल क्या ले रहा है, अब कम ले रहा है, तो प्लांट अब एफिशिएंट हो गया। मतलब फूड की क्वालिटी उतनी है, लेकिन पहले प्लांट जितना मिनरल ले रहा था सॉइल में से, अब उससे कम मिनरल ले रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपका जो सॉइल है उसके अंदर मिनरल ज्यादा टाइम तक बने रहेंगे। सॉइल के अंदर ज्यादा टाइम तक मिनरल बने रहेंगे, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या करेगी, मेंटेन रहेगी ज्यादा टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेंटेन फर्टिलिटी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन फूड वैरायटी पे कुछ भी फर्क, आपकी क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा है, फूड की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन बस जो एफिशिएंसी है प्लांट की वो बढ़ गई है। पहले के मुकाबले कम मिनरल ले रहा है, लेकिन आपको क्वालिटी उतनी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज होता है एज ऑल्टरनेट रिसोर्सेज। जैसे ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, ये स्टार्च की तरह यूज हो सकते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की तरह मेडिसिन में यूज हो सकता है इनका। तो ये भी क्या है, इनका यूज है। और आपका ये सवाल पूछा जाता है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट आर जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं वो आपको बताना पड़ेगा, और उनके यूजेस क्या हैं ये भी आपको बताने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले बताओगे कि दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ज्यादा टफ कंडीशंस को झेल सकते हैं नॉर्मल प्लांट के मुकाबले। दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट, दे आर मेड पेस्ट रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स कम हो चुके हैं। इसका एग्जांपल भी लिख लो आप। एग्जांपल आप यहाँ पे दो लिख सकते हो, पहला है बीटी कॉटन, दूसरा है टोबैको। ये दोनों ही वो एग्जांपल हैं बेटा जो कि हमें डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो टोबैको और बीटी कॉटन ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट करी और क्यों अब वो पेस्ट रेजिस्टेंट है वो हमें पढ़ना है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई के बाद या फिर आपका जो फ्रूट है वो ज्यादा टाइम तक अब क्या रह सकता है, फ्रेश रह सकता है। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, FLAVRSAVR। ठीक है, टोमेटो। ठीक है, ये वो वैरायटी है टोमेटो की जो कि पहले वाली वैरायटी से ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह सकती है। तो ये वाली वैरायटी रख के फार्मर खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि अब ये ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगी तो ज्यादा टाइम मिलेगा इसको बेचने के लिए, लॉस कम होगा। कि आपके पास ऐसा नहीं होने वाला कि गोदाम में पड़े पड़े ही, स्टोरेज में पड़े पड़े ही आपके फ्रूट्स खराब हो गए, अब वो किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करके आपने क्या करा है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, कि पहले जितने फ्रूट सड़ जाते थे अब वो भी क्या हो रहे हैं, आपके काम में आ सकते हैं। तो ये इनहेंस न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसमें भी आप लिख सकते हो एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस विटामिन ए रिच होते हैं। क्या होता है इनके अंदर, विटामिन ए रिच। तो हमने ऐसे राइस बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बना दिए जिनके अंदर विटामिन ए रिचनेस है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, तो अगर वो ये राइस खाता है तो विटामिन ए उसकी बॉडी में ज्यादा जाएगा। तो हमने न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या कर दी, इसकी बढ़ा दी।
ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बता दिया, ये किसमें हेल्प करेगा, आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कम करने के लिए। उसके अलावा स्टार्च, फ्यूल या फिर फार्मास्यूटिकल के लिए भी के रूप में भी क्या हो सकते हैं, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज हो सकते हैं। ये था आपका क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के यूजेस क्या-क्या हैं। आज की क्लास के अंदर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके कुछ एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? उनमें से कौन से 2 एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमें डिटेल में पढ़ने हैं। उसके अलावा तो छोटे-छोटे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है बीटी कॉटन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट। तो बीटी कॉटन सबसे पहले देख लेते हैं। बीटी कॉटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है जो कि नॉर्मल कॉटन से ऑब्वियसली मॉडिफाइड है। तो बीटी कॉटन एक टाइप का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। मतलब इसके जीन्स के अंदर आपने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से चेंज कर दिया है कि पहले जो इंसेक्ट इसको अब बीमार कर रहे थे या इसको खाते थे, अब वो इंसेक्ट इसको नहीं खा रहे हैं किसी रीजन से। वो क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। अब बीटी कॉटन में जो बीटी लगा है इसके आगे, नॉर्मल कॉटन के आगे बीटी लगा दिया तो वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया। तो ये बीटी किसके लिए स्टैंड करता है? सो बीटी स्टैंड्स फॉर अ बैक्टीरिया व्हिच इज बैसिलस thuringiensis। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस सुनते ही आपको पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया है। तो सिंपल एज दैट। तो बैक्टीरिया thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके जीन को निकाल के आपने इस कॉटन में डाल दिया, तो अब ये कॉटन क्या बन चुकी है? बीटी कॉटन। मतलब पहले जो इसको बीमार कर रहे थे कॉटन को, पहले जो पेस्ट इसको परेशान कर रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं? वो अब इस पे आके फीड नहीं कर रहे हैं। तो बैसिलस thuringiensis जो है एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से कॉटन प्लांट के अंदर आपने क्या किया? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट कर दी है। तो बीटी कॉटन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बैसिलस thuringiensis के बारे में देखो। बैसिलस thuringiensis एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि किल करता है किसको? इंसेक्ट्स को। ये कुछ कैटेगरीज या ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। ये कैटेगरीज क्या हैं? लेपिडोप्टेरन्स को कर सकता है, सीलियोप्टेरन्स को कर सकता है, डायोप्टेरन्स को कर सकता है। आपको पूरी कैटेगरी के सारे इंसेक्ट्स को जानने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी में जो एग्जांपल गिवन है उतना आपको जान लेना काफी रहेगा। लेपिडोप्टेरन्स की बात करें तो इसके अंदर आपके टोबैको बड वर्म आते हैं, आर्मी वर्म आते हैं, ये इंसेक्ट के नाम है सारे। तो ये कौन से ग्रुप के मेंबर है आपके? लेपिडोप्टेरन्स के। सीलियोप्टेरन्स में बीटल्स आ जाते हैं आपके, और जो डायोप्टेरन्स है उनमें फ्लाइज और मस्किटोज वगैरह आते हैं। ठीक है? ये सारे इंसेक्ट्स हैं जिसको बैसिलस thuringiensis किल कर सकता है। ठीक है? बैसिलस thuringiensis क्या करेगा? किल करेगा। अब बैसिलस thuringiensis किल क्यों कर पा रहा है इसको जरा समझो। क्योंकि जो बीटी है मतलब बैसिलस thuringiensis है, इट फॉर्म्स अ प्रोटीन क्रिस्टल व्हिच इज क्राई प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। बीटी जो बैसिलस thuringiensis है एक टाइप का प्रोटीन बनाता है, इसकी बॉडी में एक प्रोटीन बन रहा है जिसको आप क्राई प्रोटीन कहते हो। क्राई स्टैंड्स फॉर जनरली क्रिस्टल्स। तो प्रोटीन क्रिस्टल मतलब क्राई प्रोटीन बनाएगा ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ इट्स ग्रोथ। मतलब अपनी ग्रोथ फेज के दौरान ये बैक्टीरिया एक टाइप का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स कंटेन टॉक्सिन। ये जो प्रोटीन है ये टॉक्सिन कंटेन करते हैं। टॉक्सिन मतलब ऐसा कुछ जो कि ग्रोथ को रोक सके, ऐसा कुछ जो कि क्या हो, टॉक्सिक हो नेचर के अंदर। तो ये टॉक्सिन बनाते हैं, जिस टॉक्सिन को हम बीटी टॉक्सिन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है? तो ध्यान से सुनो। बैसिलस thuringiensis क्यों किल कर पाता है इंसेक्ट्स को? क्योंकि अपनी ग्रोथ के दौरान एक फेज में ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन टॉक्सिन कंटेन करते हैं, इसीलिए इस प्रोटीन को हम बीटी टॉक्सिन प्रोटीन भी कहते हैं। बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन प्रोटीन। ठीक है? मतलब इंसेक्ट ने अगर इस प्रोटीन को खा लिया, उसके कांटेक्ट में आ गया, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनाते हैं। बीटी कौन बनाता है? बैसिलस thuringiensis बना रहा है। मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, यहाँ पे याद रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियम। अब बात करते हैं इस प्रोटीन की। दिस प्रोटीन डज नॉट किल द बैक्टीरियम बिकॉज इट इज प्रोटोटॉक्सिन। ये प्रोटीन बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर बैक्टीरिया टॉक्सिन बना रहा है तो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर रहा? टॉक्सिन तो सेल को किल कर रहा है ना, वो सेल इंसेक्ट का है या बैक्टीरिया का है, टॉक्सिन को थोड़ी पता है। तो टॉक्सिन तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो बैक्टीरिया भी मर जाना चाहिए। तो क्यों नहीं किल करता है? क्योंकि जब बैसिलस thuringiensis इस प्रोटीन को बनाता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को, ये प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन है। प्रोटोटॉक्सिन का मतलब मैंने आपको बताया, किसी आगे प्रोटो लग जाए या प्रो लग जाए मतलब अभी ये इनएक्टिव है। तो प्रोटोटॉक्सिन का मतलब ये इनएक्टिव प्रोटीन है। जब ये प्रोटीन बनाया बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया ने, तो ये प्रोटीन बनने के टाइम पे या रिलीज होने के टाइम पे क्या है? इनएक्टिव है। मतलब इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। जब तक इनएक्टिव रहेगा टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, जहर बन जाएगा, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है? अब जब बना तो टॉक्सिक नहीं है, इसीलिए इसने बैक्टीरिया को जो है टॉक्सिसिटी नहीं की बैक्टीरिया की सेल के अंदर। अब मैं बात करूं व्हेन इंसेक्ट इंजेस्ट द एक्टिव टॉक्सिन। अगर इंसेक्ट कोई भी इस टॉक्सिन को इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन पहुंच जाता है, तो क्या होगा? इट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव फॉर्म। मतलब इंसेक्ट की बॉडी में जाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब आपसे सवाल पूछा जाए ऐसा क्या मिल रहा है इंसेक्ट की बॉडी में कि इनएक्टिव से एक्टिव हो जाए, तो आपको बताना है कि ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स की एलिमेंट्री कैनाल है वहां का पीएच एल्कलाइन, जैसे ही उसको बेसिसिटी मिलेगी, एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, ये प्रोटोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिन के अंदर। तो प्रोटोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ इंसेक्ट के अंदर, ये क्या करेगा? ये इंसेक्ट के, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में एक्टिव हुआ है, तो एलिमेंट्री कैनाल में गट रीजन में एपिथेलियम के साथ चिपक जाएगा, गट के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा, वहां के सेल को मार देगा, लिसिस करा देगा सेल का, सेल को तोड़ देगा उस लेयर को।
और क्या करेगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी गट के अंदर, और एट द एंड जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या करता है, द एक्टिव टॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द गट ऑफ इंसेक्ट, कॉजेज स्वेलिंग एंड लिसिस। क्या करेगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, उसके अलावा स्वेलिंग और लिसिस। लिसिस का मतलब तोड़ देगा किसको, एपिथीलियम को। गट में जो एपिथीलियम होगी, मिड गट जनरली, मिड गट में जो एपिथीलियम होगी उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा वहां के सेल्स को, स्वेलिंग हो जाएगी, और एट द एंड किसकी डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये कहानी थी बैसिलस thuringiensis की, बैसिलस thuringiensis कैसे किल करता है इंसेक्ट्स को। जरा दोबारा समझने की कोशिश करो। बैसिलस thuringiensis कौन सी कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स, सारे नहीं, कुछ स्ट्रेन्स क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स को। अब क्यों किल कर पाते हैं, जरा ये समझो। ये बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, अपनी ग्रोथ के दौरान एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राइप्रोटीन। क्योंकि ये प्रोटीन टॉक्सिन क्रिस्टल क्रिएट करता है, कंटेन करता है, टॉक्सिन है ये, इसलिए इसको बीटी टॉक्सिन प्रोटीन भी बोलते हैं। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो जब बना तो इनएक्टिव है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटोटॉक्सिन। और प्रोटोटॉक्सिन होने की वजह से ये बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इनएक्टिव ही रहेगा। किसी भी तरीके से अगर इंसेक्ट ने इसको खा लिया तो इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा ये, एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेगा ये, और वहां पे बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में प्रोटोटॉक्सिन, अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में प्रोटोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टॉक्सिन कहां बना, इंसेक्ट के पेट में, इंसेक्ट के गट के अंदर। इंसेक्ट के गट में बना, वहां के एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा, सेल्स को खत्म कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो कैसे बैसिलस thuringiensis ने इंसेक्ट को मारा, ये होपफुली आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट वाइज मैंने सारी चीजें लिखी हैं, पॉइंट वाइज ही आप याद कर लेना, बहुत ही सिंपल चीज है। अब हमने ये तो समझ लिया कि बैसिलस thuringiensis किल कर सकता है इंसेक्ट्स को। कैसे किल कर सकता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन की मदद से। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये भी समझ लिया। अब कॉटन में हमने क्या किया, जरा समझो। हमने पता किया कि बैसिलस thuringiensis का कौन सा जीन है जो कि एक क्रिस्टल स्क्राई प्रोटीन बना रहा है। तो हमें पता चला कि प्रोटीन इज कोडेड बाय क्राइजीन। एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन, जो कि हमने रखा, जो कि ये प्रोटीन बना रहा है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इज कोडेड बाय अ जीन विच इज क्राइजीन। ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसे बनता है किसी भी सेल के अंदर, जीन से। तो हमने पता किया कि भाई बैसिलस thuringiensis का कौन सा जीन है जो कि ये प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि ये काम आ सकता है हमारे। हमने क्या किया, उस क्राई जीन को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस बैक्टीरिया में से निकाला, और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब चिपका दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, क्रॉप प्लांट्स के अंदर। अब यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स लिखा हुआ है और हम बीटी कॉटन रहे हैं, लेकिन बाकी प्लांट्स पर भी जो है ये बीटी जीन ट्रांसफर किया गया है। जिसमें भी ट्रांसफर किया गया उस प्लांट के आगे बीटी लगा दो, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, ठीक है, बीटी कॉटन। तो बीटी लगा दोगे आप तो आपका क्रॉप बन जाएगा, ठीक है, तो क्रॉप रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने क्राइजीन लिया इस बैक्टीरिया में से, उसको क्या किया, चिपका दिया या ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, क्रॉप प्लांट के अंदर। अब क्या होगा, अब जो कॉटन है आपका, वो भी क्या करने लगेगा, वो भी टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करने लगेगा, जो कि प्रोटोटॉक्सिन है। प्रोटो मतलब इनएक्टिव है, तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही अब वो जो कॉटन की बॉल है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होती है कॉटन प्लांट से, वो बॉल को खाने के लिए कोई इंसेक्ट आएगा, वो खाएगा, उसकी बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे प्रोटीन के क्रिस्टल या प्रोटीन पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, पहुंचने के बाद वहां पे एक्टिव हो जाएंगे, प्रोटोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, इंसेक्ट किल हो जाएगा गट में पोर्स और लिसिस की वजह से, ठीक है। तो क्रायोजीन को हमने ट्रांसफर किया बैसिलस thuringiensis से और कॉटन में डाला। अब वो कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट हो गई है, अब उस कॉटन को हम बोलेंगे बीटी कॉटन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्राइजीन, क्या क्राइजीन एक ही तरीके का है, क्या टॉक्सिन प्रोटीन एक ही तरीके का है, आंसर इज नो। क्राइजीन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। सारे इंसेक्ट एक ही टाइप के टॉक्सिन से नहीं मरते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी है प्रोटीन्स की, ये अलग अलग टॉक्सिन की कैटेगरी है, कि इस इंसेक्ट की कैटेगरी को मारने के लिए अलग टॉक्सिन अलग जहर, इस कैटेगरी को मारने के लिए अलग जहर, इस कैटेगरी को मारने के लिए अलग टॉक्सिन या जहर, ठीक है। तो टॉक्सिन अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के क्राइजीन है। अब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 3 जीन्स आपको याद रखने हैं। पहला क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई1AB। पहले हम क्राई1AC और क्राई2AB की बात करें, तो ये जो दोनों हैं, ये आपको कॉटन बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कॉटन बॉलवॉर्म का नाम ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, कि ये कॉटन की बॉल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, बॉल खत्म कर देंगे। कॉटन की बॉल होती है जिससे हम कॉटन निकालते हैं, तो वो खत्म कर देंगे। तो कॉटन बॉलवॉर्म से अगर आपको बचना है तो कौन से जीन्स, क्राई1AC एंड क्राई2AB। और क्राई1AB जो है वो क्या करेगा, कॉर्न बोरर से बचाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, आपको इनको लिख लेना है, याद रख लेना है। ये है पूरी कहानी बीटी कॉटन की। और एप्लीकेशन कहाँ है बायोटेक्नोलॉजी की, ये एप्लीकेशन ही पूरी बायोटेक्नोलॉजी की है। कि आपने पता किया ये जो प्रोटीन है, क्रिस्टल है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कौन से जीन से मिल रहा है, वो जीन निकाला, निकालने में कौन सी प्रोसेस का यूज किया आपने, बायोटेक्नोलॉजी। वो हमने पढ़ लिया है 11 चैप्टर में ही, पिछले चैप्टर में ही, कि कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। वेक्टर कौन यूज होगा, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस की हमें पूरी नॉलेज है, और प्रोसेस कराई कैसे गई,
वो भी हमें पूरा पता है। यहाँ पे सिर्फ हमने एप्लीकेशन देखी कि कैसे एक बैक्टीरिया में से जीन को निकाल के आपने प्लांट में डाला और आपका जो प्लांट है अब वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। अब आपको नेक्स्ट टाइम इंसेक्ट आके खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि किल हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पेस्ट रेजिस्टेंट इन बीटी कॉटन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। बीटी कॉटन से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा ये। ठीक है, आता ही आता है। ठीक है, चाहे बीटी की फुल फॉर्म पूछे आपसे, चाहे पूछे कि क्यों बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन होता है, ऐसा कुछ पूछ ले, क्यों इंसेक्ट की बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है, ऐसा कुछ पूछ ले, इंसेक्ट किल कैसे हो जाता है, पूरा 3 नंबर का सवाल बना दे, कौन कौन सी कैटेगरीज को किल करता है, या ये पूछ ले आपसे कि क्राइवन एसी जो है कौन से इंसेक्ट को किल करता है, क्राइवन एबी कौन से इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है, तो ये है बीटी कॉटन। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो भी पेस्ट रेजिस्टेंट देखेंगे। हम पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करी हमने किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। ये था बीटी कॉटन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, टोबैको प्लांट। तो देखते हैं जरा टोबैको प्लांट के अंदर कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रिएट करी हमने। तो अब हमें देखना है पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको। अभी हमने देखा कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया, बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन इंट्रोड्यूस करके कॉटन प्लांट के अंदर बीटी कॉटन बनाया गया। यहाँ पे हमने कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस बनाया है, किसको लेके बनाया, पहले वो समझना होगा कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कौन कर रहा था। तो टोबैको प्लांट को एक नीमेटोड क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। नीमेटोड क्या कर रहा था, इन्फेक्ट। इसमें बॉम्ब्स वगैरह आते हैं नीमेटोड्स में। ये इन्फेक्ट कर रहा था किसको, टोबैको प्लांट को। अब आपसे पूछ ले टोबैको प्लांट के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, सो आंसर इज रूट। तो मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया या इनकॉग्निटा, कुछ भी बोल सकते हो, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया एक नीमेटोड है जो कि क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट कर देता है। और इस इन्फेक्शन की वजह से टोबैको प्लांट की जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इस यील्ड के कम होने से प्लांट को तो नुकसान है ही, साथ में इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि इससे बचाएं कैसे प्लांट को, उससे पहले हम समझते हैं कि इन्फेक्ट करके ग्रो कैसे कर रहा है रूट्स के अंदर। अगर हमें पता चल जाए कि ये नीमेटोड ग्रो कैसे करता है, मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया ग्रो कैसे कर रहा है टोबैको प्लांट की रूट के अंदर, और किसी तरीके से मैं इसके ग्रो करने के तरीके को बंद कर दूं, तो इसकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी टोबैको रूट के अंदर, और टोबैको क्या हो जाएगा आपका, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, ये जो नीमेटोड है, ये नीमेटोड क्या करता है, प्लांट की रूट के अंदर एंटर करेगा और ग्रो करेगा, और ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता है। इस नीमेटोड के अंदर जो जीन प्रेजेंट होंगे वो जीन क्या बनाएंगे, एमआरएनए, और वो एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये प्रोसेस भी आप अच्छे से जानते हो कि डीएनए से या जीन से एमआरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन करेगा पहले ये, फिर ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। और ये जो प्रोटीन है नीमेटोड का, ये प्रोटीन नीमेटोड की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो नीमेटोड ग्रो नहीं कर पाएगा, और ये प्रोटीन जो रूट है प्लांट की और जो वैको प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा रहा था। तो किसी तरीके से अगर मैं ये प्रोटीन बनने से रोक दूं, या हम या प्लांट ये प्रोटीन बनने से रोक दे, तो क्या होगा, तो ये नीमेटोड ग्रो ही नहीं कर पाएगा टोबैको प्लांट के अंदर या रूट के अंदर, और हमारा जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही इसी प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए क्या प्रोसेस अपनाई हमने। यहाँ पे जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए हमें पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, और ये प्रॉपर्टी होती है कि सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए ही है जो कि प्रोटीन बना सकता है। अगर मैं किसी तरीके से इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड कर दूं, ठीक है, किसी तरीके से क्या कर दूं, डबल स्टैंडर्ड कर दूं, तो ये एमआरएनए अब ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, एमआरएनए के अंदर इंटरफेयर कर दिया, आरएनए के अंदर इंटरफेयर कर दिया, और ऐसे इंटरफेयर कर दिया कि क्या हुआ, अब वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने जिस टेक्निक का यूज किया उसका नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनएआई भी बोलते हैं इसको हम, या इसको एक और नाम से बोला जाता है जीन साइलेंसिंग। क्या बोलते हैं हम, जीन साइलेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन साइलेंसिंग या साइलेंसिंग, तो समझो, जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना। जब तक प्रोटीन बनाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आप इस जीन को एक्सप्रेस करने से रोक दो, तो इसका मतलब आपने जीन को साइलेंस कर दिया है। तो सिंपल सा नाम है जीन साइलेंसिंग। और जीन साइलेंसिंग कैसे करी आपने, आरएनए के अंदर इंटरफेयर करके। ये कैसे हुआ, आरएनए के इंटरफेयर कैसे हुआ आरएनए, वो पूरी प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से आप ये समझने की कोशिश करो कि नीमेटोड को ग्रो करने के लिए, या नीमेटोड की बॉडी का जो प्रोटीन है, वो जो जीन बनाते थे, उस जीन के एमआरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डबल स्टैंडर्ड के अंदर। और ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए अब ट्रांसलेशन के काबिल नहीं है, प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया है ये प्लांट की रूट के अंदर ग्रो भी नहीं कर पाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। तो आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोट्स में आपको दिखता है। मतलब अगर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख गया, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख गया, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो देयर विल बी नो प्रोटीन। ये बात आपको सारे किसमें दिखती है, सारे के सारे यूकैरियोट्स में दिखती है। और ये एक टाइप का डिफेंस है, अपने आप को बचाने का तरीका है ये। ठीक है, अपने आप को क्या है, बचाने का तरीका। तो इट अकर्स इन आरएनए इंटरफेरेंस की सबसे पहली स्टेटमेंट, अकर्स इन ऑल यूकैरियोट्स, सारी यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता।
यूकैरियोट्स में होता है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है, मतलब सेल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है कि उसको जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखेगा तो सेल को पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कुछ काम नहीं है। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता तो इसका कोई काम नहीं है, तो हो सकता है बॉडी को हार्म पहुंचाए या सेल को हार्म पहुंचाए, तो फटाफट से सेल इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और किससे खत्म करेगा, आरएनए को किल करने वाला कौन सा एंजाइम होगा, क्या नाम होगा उसका, राइबो न्यूक्लियस। आरएनए बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, राइबो न्यूक्लियस। तो सेल राइबो न्यूक्लियस की मदद से, राइबो न्यूक्लियस मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, तो सेल राइबो न्यूक्लियस की मदद से डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, डीएस आरएनए भी बोलते हैं हम इसको, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, डीएस स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्रेक करेगा राइबो न्यूक्लियस की मदद से, आरएनए खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, सिंपल एज दैट। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सेल ये एक टाइप का मैकेनिज्म अपनाता है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये इसमें कैसी टेक्निक है जिसमें ब्लॉकिंग हो जाती है किसकी, एमआरएनए की। स्पेसिफिक एमआरएनए का मतलब जो जिस जीन का एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड हुआ है उसी जीन की ब्लॉकिंग हो गई है। ठीक है, मतलब वही जीन जो है साइलेंस हो चुका है, उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। सो ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। किसकी वजह से, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, जो कि क्या करता है, एमआरएनए की ट्रांसलेशन को क्या करेगा, रोक देगा पूरी तरीके से। तो एमआरएनए की ट्रांसलेशन को पूरी तरीके से रोक देगा कौन, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने रोका कैसे। अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए कि नेमाटोड जो प्रोटीन बना रहा था, आपने उस प्रोटीन को बनने से रोक दिया। और कैसे रोका, यूजिंग अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस आपने इंड्यूस करी टोबैको प्लांट के अंदर, कैसे करी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इंड्यूस करी और इट अकर्स इन ऑल यूकैरियोट्स। आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक है जो कि सारे यूकैरियोट्स में होती है, सारी यूकैरियोट्स में। ठीक है, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। देन आरएनए की ब्लॉकिंग हो जाएगी, आपके एमआरएनए की ब्लॉकिंग हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से, और अब वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, तो आपकी जीन साइलेंस हो जाएगी। ठीक है, और वो जीन प्रोटीन नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमने टोबैको प्लांट में इस मेथड को कैसे इंड्यूस किया, कैसे टोबैको प्लांट को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया आरएनए इंटरफेरेंस यूज करके। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक काम किया। हमने नीमेटोड का जो प्रोटीन था, जो कि इसको ग्रोथ में मदद कर रहा था और टोबैको प्लांट को क्या कर रहा था, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट या फिर टोबैको प्लांट को हार्म पहुंचा रहा था, हमने उस प्रोटीन का जो जीन है, जो इस प्रोटीन का जो जीन है, उसी जीन को लिया और उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, रूट के अंदर। किसकी रूट के अंदर, होस्ट प्लांट। और यहाँ पे होस्ट कौन है, आपका टोबैको। ऑब्वियसली जो इन्फेक्ट हो रहा है बेचारा वही होस्ट है। टोबैको प्लांट के अंदर क्या कर दिया आपने, इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, इस जीन को। और ये जीन किसको बिलोंग कर रहा है, नीमेटोड को। ध्यान समझना, मैंने नीमेटोड नहीं डाला है, मैंने पूरा बॉम्ब नहीं डाला है या नीमेटोड नहीं डाला है, मैंने नीमेटोड का वो जीन डाला है जो कि वो प्रोटीन बना रहा था, जो कि हार्म कर रहा था। तो मैंने इस जीन को डाल दिया किधर, सेल के अंदर। याद रखना, मैंने सेल के अंदर डाला है इसको। ठीक है, और सेल के अंदर कैसे डाला होगा जरा सोचो। प्लांट सेल है, टोबैको इज अ प्लांट सेल है। प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर करते हो आप जीन को, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया हमने यहाँ पे, किसका, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। और ये वही है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, टीआई प्लाज्मिड वाला आपका। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम का आपने यूज किया और नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब वो जीन जो कि प्रोटीन बना रहा था जिससे ग्रोथ हो रही थी, उस जीन को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किधर, किधर इंट्रोड्यूस किया, टोबैको प्लांट के अंदर। और इसके साथ इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ आपने ऐसी मॉडिफिकेशन करी, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर डाले, कुछ ऐसे एंजाइम डाले कि ये जो जीन है, ये जीन अंदर जाके क्या करे, आपका ट्रांसक्रिप्शन करे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनता है, एमआरएनए बनेगा। लेकिन एक यहाँ पे कुछ अलग सा एमआरएनए बनेगा, जरा उसको समझने की कोशिश करना। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रैंड एमआरएनए बनाता है और सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनाता है जब भी नॉर्मल सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करी है और कुछ ऐसे फैक्टर्स डाले हैं कि यहाँ पर आपके दोनों स्ट्रैंड्स क्या कर रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। तो दो एमआरएनए बनेंगे आपके यहाँ पे, आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड भी बना रहा है एमआरएनए और 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड भी बना रहा है एमआरएनए। और ये दोनों एमआरएनए एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और इन कॉम्प्लीमेंट्री दो एमआरएनए को हमने नाम दिया है, एक को दिया है हमने सेंस स्ट्रैंड, दूसरे को दिया है हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, सेंस का मतलब नॉर्मली ये एमआरएनए तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके साथ इसका दूसरा एमआरएनए भी बना। क्यों बना, क्योंकि हमने ऐसी मॉडिफिकेशन करी है, कुछ ऐसे एंजाइम्स डाले हैं साथ में, जिसकी वजह से दोनों टाइप का एमआरएनए बन रहा है, सेंस और एंटी सेंस। और ये एमआरएनए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना है डीएनए के किससे बना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना है, तो ये दोनों एमआरएनए आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या करेंगे, मिलेंगे और क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए।
तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टोबैको प्लांट की रूट के अंदर क्या करेगा, पड़ा रहेगा। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। इसको हटा रहा हूं। अब जरा समझने की कोशिश करो कि मैंने कितना बताया और इस बात को थोड़ा हजम करो। देखो, नीमेटोड को ग्रो करने के लिए और टोबैको प्लांट को हार्म पहुंचाने के लिए जो जीन प्रोटीन बना रहा था, उस जीन को मैंने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके क्या किया, रूट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। किसके, टोबैको प्लांट की। टोबैको प्लांट की रूट के अंदर इंट्रोड्यूस किया मैंने किसके जीन को, नीमेटोड के जीन को। इंटरेस्टिंगली अब क्या हुआ, जैसे ही ये जीन पहुंचा रूट के अंदर, ये दोनों टाइप के आरएनए बनाएगा, सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए, दोनों आरएनए बनाएगा। तो सेंस आरएनए भी बनाएगा और एंटी सेंस भी बनाएगा। सेंस और एंटी सेंस का मतलब है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है का मतलब है अगर इस पे AUGC है तो नीचे वाले पे क्या होगा, नीचे वाले पे होगा आपका UACG। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सेंस हो गया तो दूसरा एंटी सेंस हो गया। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या बना देंगे जुड़ने के बाद, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है प्रोटीन नहीं बना सकता है, तो इसी वजह से प्रोटीन नहीं बनाएगा और क्या करेगा, ये पड़ा रहेगा कहां, टोबैको प्लांट की रूट के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कैसे आई रेजिस्टेंस, ये भी तो दिखाओ। तो अब देखो रेजिस्टेंस कैसे आई। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि आपने बना दिया है किसके अंदर, टोबैको प्लांट की रूट्स के अंदर बना दिया है, रूट सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये कैसे नीमेटोड को मारेगा, ये समझने की कोशिश करो, नीमेटोड की ग्रोथ को रोकेगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही नीमेटोड इन्फेक्ट करेगा, लेट्स से नीमेटोड आया, उसने इन्फेक्ट किया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये बनाया मैंने नीमेटोड सिलेंड्रिकल सा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां पहुंच जाएगा बेटा, नीमेटोड की बॉडी के अंदर। मतलब नीमेटोड के सेल के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, नीमेटोड के अंदर ये पहुंचेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, ये नीमेटोड के अंदर जाके ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब ब्रेक हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा दोनों, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद करेंगे क्या, नीमेटोड जब अपने इस जीन का यूज करेगा, मतलब नीमेटोड की बॉडी में जब ये वाला जीन अब क्या बनाने की कोशिश करेगा, एमआरएनए बनाने की कोशिश करेगा, या एमआरएनए बनाएगा। लेट से बनाया इसने एमआरएनए, तो पता चला कि इसने जैसे ही एमआरएनए बनाया, इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री वाला एमआरएनए आया, इसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और क्योंकि एमआरएनए के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बाइंड कर चुका है, अब नीमेटोड का एमआरएनए कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, क्योंकि वो ट्रांसलेशन ही नहीं कर सकता है। ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं बनाएगा और थोड़ी देर के बाद अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कैसे इस जीन को साइलेंस किया, कैसे इस जीन को साइलेंस किया, जरा समझने की कोशिश करो और पूरी प्रोसेस एक एक बात समझो कि हमने कौन सा स्टेप कब किया और क्यों किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे ये वाला जीन, ये नीमेटोड है, ठीक है, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल बनाया है ये वॉर्म है विच इज नीमेटोड, मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया, ये नीमेटोड है, ये रूट है मतलब ये प्लांट है। नीमेटोड ग्रो क्यों कर रहा था आप समझो, नीमेटोड में जो जीन थे वो एमआरएनए बना रहे थे और एमआरएनए प्रोटीन बना रहे थे और प्रोटीन की वजह से ग्रो कर पा रहा था। हमने क्या किया, इस एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना दिया और ये डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए ही पूरी कथा करी है मैंने आपके सामने कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसे बनाया। मैंने इस जीन को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, टोबैको प्लांट के सेल के अंदर या रूट सेल के अंदर। वहां पे जाके इस जीन ने सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए, क्योंकि मैंने उसको ऐसे मॉडिफाई किया था कि ये दोनों आरएनए बनाए और ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, क्या बना देंगे जुड़ने के बाद, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही जो है पहुंचेगा कहां पे, नीमेटोड के सेल तक। कब पहुंचेगा नीमेटोड के सेल तक, जब नीमेटोड इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा इस रूट को। जैसे ही पहुंचेगा ये उसके सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर जाने के बाद ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में। और जिस भी जीन को ये आरएनए बिलोंग करता है, किस जीन को बिलोंग करता है, नीमेटोड के जीन को बिलोंग करता है, उस जीन को जाके चिपक जाएगा और उस एमआरएनए को क्या करेगा, मतलब उस एमआरएनए से जाके चिपक जाएगा और उसको क्या कर देगा, ब्लॉक। तो देखो जरा एमआरएनए को इसने क्या कर दिया बेटा, ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉकिंग के बाद एमआरएनए में कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है, मतलब नीमेटोड के जीन की कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रही बेचारे की, प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, ग्रो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो प्लांट आपका कैसा हो चुका है, अब पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये बात समझने की कोशिश करो हमने क्या किया, इसने इस जीन ने बीमार नहीं किया रूट को। ठीक है, इस जीन ने बीमार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपने इस जीन का यूज किया डिफेंस क्रिएट करने के लिए और यही डिफेंस का नाम है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम है इसका, आरएनए इंटरफेरेंस। ये आपने इंट्रोड्यूस किया और टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया। अब एक एक पॉइंट इसको रीड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो जो एक एक पॉइंट लिखा है। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है या टोबैको प्लांट में आपका टोबैको प्लांट में रेजिस्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना जो मैंने लिखे हुए हैं बस। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं पहले इन पॉइंट्स को। सबसे पहला है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी कहानी एंड तक यहाँ पे लिखी हुई है और समझ में आनी चाहिए आपको। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नीमेटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके आपने नीमेटोड का स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, कहां, होस्ट प्लांट के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस जीन प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ये जीन दोनों टाइप के आरएनए बनाएगा बेटा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए, मैं आपको बता चुका हूं।
these two RNA being complementary to each other, ये जो दोनों mRNA बने हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं to each other and forms dsRNA means डबल स्टैंडर्ड RNA। और क्या बना देंगे ये डबल स्टैंडर्ड RNA। अब ये डबल स्टैंडर्ड RNA जैसे ही मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशा की बॉडी में पहुंचेगा, क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा, एक प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा जिसका नाम है आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पैथोजन, जो कि क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा स्पेसिफिक एमआरएनए को। स्पेसिफिक एमआरएनए कौन सा, वो एमआरएनए जिसका जीन आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, उसी एमआरएनए पे जाके ये चिपक जाएगा और उसको क्या कर देगा, चुप करा देगा, मतलब अब उसको प्रोटीन बनाने नहीं देगा। दोबारा रीड करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस, silenced the specific mRNA of the pathogen. As a result, pathogen could not survive in the transgenic host. अब जो आपने ट्रांसजेनिक होस्ट बनाया, ट्रांसजेनिक होस्ट का मतलब जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है, ट्रांसजीन प्रेजेंट है, आपने ट्रांसफर किया जीन को जिसके अंदर, अब उस होस्ट को आप कह रहे हो ट्रांसजेनिक होस्ट, क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल में आपने कुछ चेंज किया है। तो ट्रांसजेनिक होस्ट जो है कौन है, यहाँ पे आप बात कर रहे हो टोबैको की। टोबैको के अंदर अब क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये निमेटोड। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए उसके लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट थे वही आपने नहीं बनने दिए, तो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा। आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी कॉटन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो सिंपल सिंपल से सवाल आ जाते हैं, जरा समझने की कोशिश करो और खुद भी आंसर करने की कोशिश करो कि आपको इतनी में क्या ये चीज समझ में आई। सबसे पहला सवाल आता है कि मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया एक नीमेटोड कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो टोबैको प्लांट। साइंटिफिक नेम पूछ ले तो आपका निकोशियाना टबैकम, ठीक है, आपको पहले मैंने लिखवाया हुआ है साइंटिफिक नेम, तो निकोशियाना टबैकम। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो रूट्स। ऐसा पूछ ले कि टोबैको की रूट्स को कौन इन्फेक्ट करता है, तो मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया। ऐसा पूछ ले कि टोबैको प्लांट की यील्ड क्यों कम हो जाती है, तो आप बताओगे कि रूट्स को इन्फेक्ट कर देता है ये। तो ये पहली दो लाइनों से ही बहुत सवाल बन जाते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, 2 मार्क्स में, या एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस। तो आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे सबसे पहले, आरएनए इंटरफेरेंस एक टाइप का सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है, सेलुलर डिफेंस का मेथड है, जो कि किसमें होता है, सारे यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है, सारे यूकैरियोट्स में, आप में भी हो रहा है, मुझ में भी हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी जीन को नहीं चाहता कि ये प्रोटीन बनाए, तो मैं क्या करूंगा, उसके एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री मेरा सेल एक एमआरएनए बना देगा, और जब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो अब ये एमआरएनए साइलेंस हो चुका है, मतलब ये एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये सारे यूकैरियोट्स में एक टाइप का सेलुलर डिफेंस है, प्रोटीन बनने से रोक सकता है। देन आरएनए इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दैट कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है ये आरएनए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे जो कोड्स होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोड है, जो कि क्या करेंगे, इसके साथ चिपकेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, कौन सी प्रोसेस प्रिवेंट होती है जीन साइलेंसिंग के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, कौन सी आंसर आना चाहिए, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आपसे सवाल पूछने लगता है ऐसे ऐसे कि कौन सा वेक्टर यूज किया आपने आरएनए इंटरफेरेंस में, तो एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड आपको याद होगा, नहीं याद तो आपको पता चल गया दोबारा से, तो एग्रोबैक्टीरियम यूज किया। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपका जो होस्ट है वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, तो जीन साइलेंसिंग की वजह से। और आपसे एक सवाल आ जाता है डायरेक्ट कि पेस्ट रेजिस्टेंट एक्सप्लेन करो कैसे हुई टोबैको प्लांट के अंदर, तो यहां से कहानी लिखनी है और यहाँ पे कहानी खत्म करनी है, ठीक है। और ये पूरी कहानी एक सीरीज में है, ये चीज आपको ड्रॉ करके नहीं दिखानी, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थी कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या बला है, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ये आपको कहानी समझ में आ रही है, इस कहानी को जैसे लिखा है वैसे याद करो, और एग्जाम में आए तो ऐसे लिख देना, और आरएनए इंटरफेरेंस आए तो ये लिख देना, और टोबैको प्लांट पे रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुई ये लिख देना। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्या था, पहला बीटी कॉटन, दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अगर एप्लीकेशन इन मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि जितने भी ड्रग्स हैं पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, इसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। हम जिन जिन एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब आपने कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन बनाया, पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। देन जीन थेरेपी, उसके बाद इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब कैसे आप बॉडी के अंदर फॉरेन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हो, बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हो, टाइम से पहले भी कैसे पता लगा सकते हो, या कम अमाउंट में भी कैसे पता लगा सकते हो, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सबसे पहला हमारा टॉपिक है। तो इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं जरा। इंसुलिन की अगर बात करें तो इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता है। क्या क्या चीजें पता है कि इंसुलिन प्रोटीनेशियस हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, ठीक है, और अमीनो एसिड का बना हुआ है, मतलब इसमें जो स्मॉल यूनिट होंगी वो अमीनो एसिड्स रहने वाली है। उसके अलावा इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, जो कि एक टाइप का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और पैनक्रियाज के कौन से सेल से, बीटा सेल्स, तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज,
तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से, पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एफ, इन सब सेल्स में से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ शुगर को। तो शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कम करता है कौन? बॉडी के अंदर इंसुलिन। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में डायबिटीज, ठीक है, जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है या बहुत ही ज्यादा कम बन रहा है, उनको क्या करना पड़ता है? इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। और अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मेडिसिन के अंदर। तो इंसुलिन जो है, पहले जब बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज नहीं किया था, इंसुलिन हम नहीं बना पा रहे थे, तो इंसुलिन हमने कैसे बनाया, हम कैसे निकालते थे इंसुलिन? सो हम पहले क्या करते थे कि जो कैटल्स होते हैं और जो पिग्स होते हैं, उनको स्लॉटर, उनको मार के, उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाल के जो है हम यूज कर लेते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो इंसुलिन जो है ह्यूमन का नहीं था। काम तो वो करता था, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी अगर उसको डिटेक्ट कर लेती थी, तो उसके अलावा हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती थी, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रोटीन नहीं है वो। तो अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंसुलिन, पहले कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है? पैनक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स, ठीक है, स्लॉटर करके कैटल्स को और पिग्स को हम निकाल लेते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी? कॉज एलर्जी, एलर्जी हो जाती थी लोगों की, लोगों को इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेज दिखते थे, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी इम्यूनिटी की रिएक्शंस होने लगती थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी इंसुलिन के साथ। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने उसको सॉल्व किया, वो समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखना चाहिए। अगर इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी बता चुका हूं, प्रोटीनिशियस हार्मोन है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। यहाँ पे इंसुलिन के अंदर मैं आपको 3 चेन बना के दिखा रहा हूँ। तो 3 चेन बना रहा हूँ, देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है, 2 चेन बनाई है मैंने ब्लैक में, और एक चेन जो बनाई है वो क्या बनाई है मैंने? रेड में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, 2 चेन ब्लैक में और एक चेन क्या है? रेड में। जो ब्लैक वाली चेन है वो क्या है? ए चेन और बी चेन, और जो रेड वाली चेन दिख रही है वो क्या है? सी चेन। ठीक है, तो ए चेन, बी चेन, और जो रेड वाली है वो क्या है? सी चेन। तो इंसुलिन में टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है आपको? यहाँ पर 3 चेन दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में इंसुलिन नहीं है। ये क्या है बेटा? ये है प्रो इंसुलिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो इंसुलिन? प्रो इंसुलिन क्या होता है भाई? तो प्रो इंसुलिन क्या होता है? प्रो इंसुलिन का मतलब है आपका वो इंसुलिन जो कि अभी एक्टिव नहीं है, मतलब इंसुलिन बना है, जस्ट बना है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में जब इंसुलिन बनता है, तो वो मैच्योर नहीं होता है, उसको मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। और जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, नेमली ए चेन एंड बी चेन। और ये जो ए चेन और बी चेन है वो किससे जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिज, ब्रिज, या फिर आप इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कह सकते हो। तो ये ए चेन और बी चेन किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक्चुअल में इंसुलिन ये है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है? इंसुलिन ये है। दोबारा समझो, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है तो वो मैच्योर नहीं है, ठीक है, और जो इमेच्योर इंसुलिन है उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी हार्मोन के आगे प्रो लग जाए तो उसका मतलब वो क्या है? अभी मैच्योर नहीं है, उसको मैच्योर करने की जरूरत है। तो ये जो प्रो इंसुलिन है, इसके पास 3 चेन है, ए, बी और सी। और जो प्रॉपर इंसुलिन है विच इज मैच्योर, तो मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हुआ है? सी चेन हट गई। तो इसका मतलब जब तक सी चेन है आपका इंसुलिन मैच्योर नहीं है, और मैच्योरेशन के टाइम पे जो सी चेन है, जो सी पॉलीपेप्टाइड है, वो क्या हो जाती है? यहाँ से अलग हो जाती है। तो मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? जब इंसुलिन बना तो एक्टिव नहीं है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, उसको मैच्योर करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन में कितनी चेन है, तो अब आपका आंसर 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, अब आपका आंसर रहेगा 2, ए और बी। इंसुलिन जो मैच्योर्ड इंसुलिन है उसमें सी चेन तो होती नहीं है, क्योंकि सी चेन अलग हो चुकी है। ठीक है, अब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अब ये इंसुलिन की बात कर रहा है कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है? 2, ए और बी। ठीक है, और ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड है, मतलब किसकी बनी होंगी? अमीनो एसिड्स की बनी होंगी। और ए जो है उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? 21 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। और जो बी है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं? 30 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड, बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड, पूरे आपके इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर कितने अमीनो एसिड? 51 अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और दो चेन्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड कह लो या डाइसल्फाइड ब्रिज कह लो, ठीक है, क्योंकि दो चेन्स को ब्रिज करके जोड़ रहा है एक दूसरे से। अब वो क्या लिखा हुआ है? चेन्स आर, मतलब ए और बी चेन्स आर इंटरलिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। किससे जुड़ी हुई है एक दूसरे से? वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। इन ह्यूमंस इंसुलिन सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन, मतलब आपका मैच्योर नहीं है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में आपका बन रहा है वो, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन का मतलब इमेच्योर है जब बना है। प्रो इंसुलिन कंसिस्ट एन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन के पास क्या होती है? एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर्ड इंसुलिन। इसका मतलब क्या है? सी पेप्टाइड मैच्योर में प्रेजेंट नहीं है, तो कहां गई सी पेप्टाइड? तो सी पेप्टाइड मैच्योरेशन के दौरान ए और बी से अलग हो जाती है, और जैसे ए और बी से अलग हो जाएगी आपका इंसुलिन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हर वक्त एक्टिव नहीं है। जब सिंथेसिस जब बना रहा है पैनक्रियाज उसको, तो वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बना रहा है, जिसमें 3 चेन है, ए, बी और सी। सी हटा दोगे तो ए बी बचेगी, विच इज योर एक्टिव इंसुलिन। ठीक है,
अब समझते हैं हमने ये समझ लिया कि पहले इंसुलिन कैसे बनता था, हमने समझ लिया कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ज़रा समझो। पहले तो आपको समझ में आ रही है कि स्लॉटर पिग्स और उनसे निकाला तो क्या दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, वो जीन निकाल लिया जो कि प्रो इंसुलिन बना रहा है और आपने वो इंसुलिन बना दिया, तो वो जो इंसुलिन बनेगा, वो एक्चुअल में कैसा बनेगा? इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन कहाँ होती है? बॉडी के अंदर। और ये जो आपने इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, इसमें सी पेप्टाइड भी होगी। तो आप नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि अगर इंसुलिन आपने बना दिया जीन की मदद से, तो क्या होगा? तो आपका वो इंसुलिन प्रो इंसुलिन होगा, इंसुलिन नहीं होगा। तो एक कंपनी थी, जिसने सक्सेसफुली सबसे पहले इंसुलिन सिंथेसाइज़ करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। कंपनी का नाम है एलाई लिली, ठीक है? एलाई लिली फार्मास्यूटिकल्स अभी भी बहुत मशहूर कंपनी है ये। 1983 के अंदर इसने क्या किया? प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस। इसने क्या किया? 2 अलग-अलग डीएनए सीक्वेंसेस बनाए। ये 2 अलग-अलग डीएनए सीक्वेंसेस क्या करते थे? ये ए चेन और बी चेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसने क्या किया? इसने ई कोलाई की मदद से ए चेन वाले जीन को एक ई कोलाई में डाला, बी चेन वाले जो डीएनए सीक्वेंस है उसको अलग ई कोलाई में डाला। दोनों चेन्स को ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों को इसने अलग-अलग सिंथेसाइज करवाया और फिर दोनों के बीच में आर्टिफिशियली क्या करवा दी? डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है? और अलग से क्या करा दिया? डाइसल्फाइड लिंकेज करा दी। अब क्या हुआ? अब सी पेप्टाइड आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने ए अलग बनाई, बी अलग बनाई, बाद में दोनों को क्या कर दिया? चिपका दिया। किससे? डाइसल्फाइड लिंकेज से। और ये जो इंसुलिन यहाँ पे बना, ठीक है? इस इंसुलिन का जो है नाम क्या था? क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन है, तो इसका नाम ह्यूमोलिन, याद रखो, ये नाम पूछा जाता है। ह्यूमन इंसुलिन व्हिच इज़ ह्यूमोलिन, याद रखना, ठीक है? तो एलाई लिली के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन कंपनी है वैसे। एलाई लिली 1983 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से 2 अलग-अलग डीएनए सीक्वेंसेस बनाए इन्होंने, 2 अलग-अलग डीएनए सीक्वेंसेस। एक डीएनए सीक्वेंस ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता था, दूसरा बी बनाता था। अलग-अलग सेटअप में इन्होंने ए चेन अलग बनाई, बी चेन अलग बनाई, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि कैसे डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, कैसे ई कोलाई के अंदर प्रोटीन फॉरेन जीन से फॉरेन प्रोटीन बनाया जाता है। तो ए पेप्टाइड, ए प्रोटीन अलग बनाया, बी प्रोटीन की चेन अलग बनाई, दोनों को अलग-अलग बाहर निकालने के बाद डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या कर दिया? चिपका दिया। और उसका जो नाम रखा गया वो क्या था? ह्यूमोलिन, मतलब ह्यूमन इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में इतनी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि पहले स्लॉटर से क्या प्रॉब्लम आई, इंसुलिन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। आप एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है? वो जो मैंने बनाया है वही दिख रहा है आपको। प्रो इंसुलिन में 3 चेन दिख रही हैं और मैच्योरेशन के दौरान इंसुलिन अलग हो चुका है और सी पेप्टाइड अलग हो चुकी है आपकी, ठीक है? इसी को हम कहते हैं मैच्योरेशन। तो ये सवाल आ जाता है कि मैच्योर्ड इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में क्या फ़र्क है? मैच्योरेशन के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि आपका इंसुलिन एक्टिव हो गया? आप बोलोगे सी पेप्टाइड अलग हो जाती है। ए में कितने अमीनो एसिड, बी में कितने अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन शायद ना आए। लेकिन 2 चेन जो है ए और बी आपस में कौन-सी बॉन्डिंग से जुड़ी हुई हैं? तो डाइसल्फाइड ब्रिजिंग या डाइसल्फाइड आपके बॉन्ड्स। देन आपसे पूछ लिया जाता है एली लिली कंपनी के बारे में, कौन-सी कंपनी ने प्रो इंसुलिन बनाया, सॉरी इंसुलिन बनाया। देन कैसे बनाया? तो आप बताओगे 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, दोनों को अलग ई कोलाई के अंदर डाल के ए पेप्टाइड अलग बनाई, बी पेप्टाइड सेपरेटली बनाई, दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेज लिंक करके जो इंसुलिन आया, उसका नाम ह्यूमुलिन था और यूज़ हो रहा है ये ह्यूमुलिन बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हो गया इंसुलिन के बारे में। तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा कवर हो चुका है, व्हिच इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो क्या है? जीन थेरेपी, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम जीन थेरेपी के बारे में। सो अब देखते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी की बात करें तो एज़ अ नेम सजेस्ट, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जीन की थेरेपी, मतलब क्या कर देना? खराब जीन को हटा के उसकी जगह पे क्या कर देना? ठीक वाला जीन लगा देना, ठीक है? तो खराब जीन जो है उसकी जगह पे आपने क्या किया? ठीक वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। या फिर किसी की बॉडी के अंदर जीन डिलीट हो चुका है, तो उस डिलीटेड जीन को जो है आपने क्या कर दिया? ठीक कर दिया, वहाँ पे वो ठीक वाला डी जीन डाल दिया। तो नाम से ही पता चल रहा है जीन थेरेपी का मतलब कि आप जीन डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो, डिफेक्टेड जीन को हटा के ठीक वाला जीन लगा सकते हो, ठीक है? तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कलेक्शन ऑफ मेथड, जीन थेरेपी क्या है? कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है? उन्हीं जीन डिफेक्ट को आप क्या कर सकते हो? थोड़ा करेक्ट कर सकते हो, जो कि या तो चाइल्ड बहुत छोटी एज पे पता चले या फिर एम्ब्रियो स्टेज पे पता चले। इसका मतलब आपको आगे और अच्छे समझ में आएगा। अब जीन थेरेपी में होता क्या है? नॉर्मल जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन टिश्यूज, ठीक है? जो पर्सन टिश्यू मतलब उस इंसान की जो टिश्यू है उसके अंदर आप डालते हो या सेल्स के अंदर डालते हो नॉर्मल जीन को, किसकी जगह पे? डिफेक्टेड जीन पे या फिर डिलीटेड जीन की जगह पे, टू ट्रीट हेरिडिटरी डिफेक्ट्स, ठीक है? जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, आपके जीन रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है? तो अगर कोई जीन खराब हो गया है, तो एक जीन से होने वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं सारे,
उन डिफेक्ट्स को आप इस जीन थेरेपी से कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। लिमिटेशंस है कुछ इसकी, कि कंडीशंस है, उसी कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। वो कंडीशन हमें एंड में पता चलेगी। तो ये जीन थेरेपी की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत ईज़ी है, नाम से पता चल रहा है। जीन थेरेपी का मतलब आपने क्या किया, आपने जीन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक वाले जीन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? खराब वाले जीन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। तो सिंपल सी बात है। और कैसे किया? वो सारे टूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में, कि वेक्टर का यूज़ किया होगा ऑब्वियसली, हमने एंजाइम्स का यूज़ किया होगा। वेक्टर कौन-कौन से यूज़ होते हैं, एंजाइम कौन-कौन से यूज़ होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। कट कौन से एंजाइम से लगता है, चिपकता कौन से एंजाइम से है, कौन से सेल के लिए कौन-सा वेक्टर ठीक रहेगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी जो है, वो कहाँ हुई थी? सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी एक 4 साल की गर्ल के अंदर, ठीक है? 4 साल की लड़की के अंदर हुई थी, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। किसकी डेफिशिएंसी थी? एडीए। एडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन डीएमिनेज। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एडिनोसाइन डीएमिनेज। ये एडिनोसाइन डीएमिनेज बेटा एक एंजाइम है, जो कि किसमें हेल्प करता है? हमारी इम्यून सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है, वो हमें बात पता है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में। हम जानते हैं कि बोन मैरो के सेल्स ही हैं जो कि डिफरेंशिएट करके लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो बोन मैरो जो लिम्फोसाइट बनाते हैं, जो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, बी एंटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं हम, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के जो रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है, वो क्यों आता है? क्योंकि बोन मैरो के सेल डिफरेंशिएट हो सकते हैं किसके अंदर? अलग-अलग टाइप के लिम्फोसाइट के अंदर। अब इस डिफरेंशिएशन में बेटा एंजाइम चाहिए होता है, जिसका नाम है एडीए, एडिनोसाइन डीएमिनेज। ये एंजाइम चाहिए आपको बोन मैरो से लिम्फोसाइट को बोन मैरो को डिफरेंशिएट कराने में, किसमें? लिम्फोसाइट में। अब सोचो इसी एडीए को बनाने वाला जीन डिलीट हो जाए, या उस जीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या ये अब एंजाइम कम प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, या प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। ऐसा चाइल्ड ऑब्वियसली जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब हेरिडिटरी डिफेक्ट है ये। ऐसा चाइल्ड बिना इम्यून सिस्टम के पैदा हुआ है, और ऐसी केस के अंदर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? इम्यून सिस्टम की। इसलिए एडीए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं स्किड, एससीआईडी। एससीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, ठीक है? लड़ ही नहीं पाएगी बॉडी किसी से, क्योंकि भाई इम्यून सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है? तो वही मैंने आगे की 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया है कि एससीआईडी की फुल फॉर्म, क्योंकि इसी पे सबसे पहले फर्स्ट क्लिनिकल आपका जीन थेरेपी की गई थी। कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एंजाइम एडीए, ठीक है? हो सकता है डिलीशन की वजह से हो जाए, लगभग 25% केसेस के अंदर डिलीशन ऑफ एडीए जीन की वजह से होता है, ठीक है? एडीए की डेफिशिएंसी, बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, बाकी जीन के रीजंस भी हो सकते हैं कि जीन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो कोई अलग टाइप की म्यूटेशन हो गई है, उसमें भी आपका एडीए नहीं बनेगा, एडीए खराब बन सकता है। तो एडीए की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो रही है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं एससीआईडी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन 1990 किसमें हुई? 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के अंदर विद एडीए डेफिशिएंसी। अब यहां से पूछ लिया जाता है आपको एडीए का काम क्या है, तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है कि एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। बस वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा, इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडी, ठीक है? इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ये पहली बात। अब एडीए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के, या ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट को, या फिर ऐसे एंजाइम रिलेटेड डिफेक्ट को, एंजाइम ही है एडीए, डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए बाकी ट्रीटमेंट्स भी तो होंगे, ठीक है? तो वो देखते हैं उन ट्रीटमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, और ये भी देखेंगे कि जीन थेरेपी में भी थोड़ी बहुत क्या लिमिटेशन है, कब जीन थेरेपी बिल्कुल ढंग से काम करेगी। तो एडीए को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या ऐसी डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो जो हो रही है, उसी के अंदर कुछ जीन डिफेक्ट है, क्योंकि वही डिफरेंशिएट हो रही है लिम्फोसाइट के अंदर। तो अगर आप बोन मैरो के सेल्स को क्या कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है, इस इंडिविजुअल के अंदर, तो जितने भी सेल आपने ट्रांसप्लांट किए हैं, वो कुछ जितने दिन तक वो सर्वाइव करेंगे सेल, जितने दिन तक वो लिम्फोसाइट बनाएंगे, तब तक इम्यूनिटी रहेगी उस इंडिविजुअल की। जैसे ही आपके ट्रांसप्लांट किए हुए सेल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बेटा सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, एक टाइम के बाद वो सेल्स खत्म होने ही होने हैं, क्योंकि सेल्स इमॉर्टल नहीं है, मरना है कभी ना कभी सेल्स को। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जो है इम्यूनिटी भी फिर से चली जाएगी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन एक ट्रीटमेंट में हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, टेम्परेरी ही सही, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या है कि इस इंडिविजुअल को बार बार जाना पड़ेगा, एंजाइम्स लगवाने पड़ेंगे अपने अंदर, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी हो गई ना बॉडी के अंदर, तो एडीए बाहर से डाल दो, ठीक है, हर थोड़े टाइम के बाद। लेकिन हम इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स को परमानेंट क्योर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड डलवाने के लिए जाना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। तो ये कंप्लीट क्योर नहीं है। जीन थेरेपी एक कंप्लीट क्योर हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है जरा वो समझना। अब सबसे पहले जीन थेरेपी में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जिस भी इंडिविजुअल में जीन थेरेपी करानी है, उसके लिम्फोसाइट्स को क्या किया, बॉडी से बाहर निकाला और बाहर ग्रो कराया। और ग्रो कराते समय हमने क्या किया, इनके अंदर एक्सटर्नली एडीए वाला कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। एडीए का जीन हमने क्या कर दिया इसके अंदर, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं, मतलब जो ठीक वाला जीन है उसको हमने डाल दिया किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। फिर इस लिम्फोसाइट को हमने वापस कहां डाल दिया, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया। तो वो लिम्फोसाइट जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नए लिम्फोसाइट बनाएंगे, वो क्या होने वाले हैं, वो नए लिम्फोसाइट के अंदर भी एडीए का जीन बिल्कुल ठीक होगा। तो एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, हमने क्या करा उसके अंदर,
डाल दिया। तो एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने डाला। अब इस वाले लिम्फोसाइट्स को हमने वापस डाल दिया पेशेंट के अंदर। ये पेशेंट के अंदर जब तक वो लिम्फोसाइट रहेंगे, जब तक एक्टिव रहेंगे, तब तक पेशेंट के अंदर क्या रहेगा? इम्यूनिटी रहेगी। अब एक बार अगर ये एक्टिविटी खत्म हुई, तो क्या हो जाएगा? फिर से उस इंडिविजुअल के अंदर आपको डालना पड़ेगा किसको? लिम्फोसाइट्स को। तो भाई ये भी क्योर नहीं हुआ। लेकिन लेकिन अगर आप जीन थेरेपी उस स्टेज पे कर दो, जिस स्टेज पे बोन मैरो का बोन मैरो का डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब जब बोन मैरो बन रही थी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब ये इंडिविजुअल एम्ब्रियो था, अगर आप किसी तरीके से पता कर लो कि उस वक्त पे ये बीमारी है, और आप उसके बोन मैरो के सेल्स, जो भी 4-5 जितने भी सेल्स थे उसके, उन थोड़े बहुत सेल्स के अंदर आप क्या कर दो? इस जीन थेरेपी को कर दो। तो अब ये बोन मैरो के सेल्स जितने भी सेल्स बनाएंगे आगे जाके, वो सारे क्या बनेंगे? वो सारे के सारे सेल्स क्या होंगे? एडीए का जीन उनमें बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम कहाँ है ये समझो जरा। जैसे-जैसे हम जब एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं, तो हमारे सेल्स डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स कम है। हम जब बड़े हो जाते हैं, जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है, सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, तो हर एक सेल को निकाल के, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बॉडी के सारे लिम्फोसाइट्स को निकाल के सबके अंदर जीन थेरेपी करो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसीलिए अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या एट लीस्ट चाइल्ड बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये डिफेक्ट पता चल गया है, तब इसका क्योर परमानेंट हो सकता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी परमानेंटली क्योर करेगी। जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है, ठीक है? ये क्योर तो करेगी, लेकिन वो क्योर परमानेंट नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ चुके हैं, सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं। कितने सेल के को पकड़-पकड़ के उनके अंदर जीन थेरेपी करते रहोगे? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नंबर ऑफ सेल्स कम, तो एक कंडीशन क्या है जीन थेरेपी की? जीन थेरेपी कंप्लीट परमानेंट क्योर कब करेगी? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डायग्नोस हो चुकी है बीमारी। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप डायग्नोस करके जीन थेरेपी कर दो, तो बिल्कुल ये क्योर है। क्योर बन जाएगी बहुत सारी बीमारियों के, और जेनेटिक डिसीज का हमारे पास अभी तक कोई परमानेंट क्योर नहीं है। और जीन थेरेपी एक ऐसा रास्ता है, जो कि कहीं न कहीं हमें लेके जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को परमानेंटली क्योर करते हुए। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही ठीक करेगी। अदरवाइज़ जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है, ये परमानेंट क्योर नहीं कहलाया जा सकता। जितने सेल के अंदर आपने जीन रिप्लेस कर दिया, वो सेल तो ठीक रहेंगे, लेकिन बॉडी के सारे सेल्स में आप जीन रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है बॉडी में कितने सेल्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था जीन थेरेपी कैसे काम करती है, समझा दिया है, सिर्फ रीड कर लो। लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड, किसके? पेशेंट के ब्लड से, आर ग्रोन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर आपने कल्चर के अंदर ग्रो किया किसको? लिम्फोसाइट को। और ग्रो करते समय क्या किया? एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडीए, सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज को आपने क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। इसी को हम जीन थेरेपी बोलते हैं। यूजिंग व्हिच वेक्टर? रेट्रोवायरस वेक्टर। क्योंकि भाई ह्यूमन के अंदर हो रही है ना एससीआईडी डिसीज, स्किड जो है, व्हिच इज ड्यू टू एडीए डेफिशिएंसी, किसमें हो रही है? ह्यूमन्स में। और ह्यूमन्स में कौन सा वेक्टर यूज होता है? ये आपको पता है पिछले चैप्टर की मदद से, कि रेट्रोवायरस यूज होता है ह्यूमन्स के अंदर। रेट्रोवायरस को पहले आप डिसआर्म करते हो, मतलब वो जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका वाला जीन आपने हटाया, और अपना फॉरेन जीन जो कि आपका डिजायर्ड जीन है, यहाँ पे एडीए वाला होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाला जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर। उसके बाद क्या किया आपने? These lymphocytes are returned to the patient's body। अब इस lymphocyte को आपने वापस कहाँ डाल दिया? पेशेंट की बॉडी में। अब ये lymphocyte जो भी नए सेल्स बनाएंगे, वो सेल्स कौन से होंगे? उन सेल्स में जो जीन होगा एडीए का, वो प्रेजेंट होगा। थोड़ी बहुत इम्यूनिटी वापस आ जाएगी उस इंसान में, लेकिन आप बहुत सारे lymphocyte जब होंगे, तो आप इसको कंप्लीटली क्योर नहीं मान सकते हो, क्योंकि हर एक lymphocyte के अंदर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ये बात आपको भी समझ में आ रही है। ठीक है? तो जीन थेरेपी के अंदर इतनी बातें पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा जीन थेरेपी बाकी बाकी डिसीज़ेज़ पे भी ट्राई की गई है। ठीक है? सिकल सेल एनीमिया, बाकी जो जीन डिसऑर्डर्स हैं, उन पे भी ट्राई की गई है। ठीक है? सबसे पहली स्किड थी, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल में हुई थी, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका एडीए डेफिशिएंसी से। ठीक है? तो जीन थेरेपी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, वो भी हम कवर कर चुके हैं। नाउ द लास्ट एंड द थर्ड टॉपिक व्हिच इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखते हैं ज़रा इसके बारे में। सो अब एप्लीकेशन इन मेडिसिन का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, व्हिच इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी फॉरेन मॉलिक्यूल को, किसी फॉरेन सेल को बॉडी के अंदर डिटेक्ट कर पाना। ठीक है? तो जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे पैथोलॉजिकल टेस्ट, वो जनरली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ही करते हैं आपके, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके सीरम के अंदर, मतलब आपके ब्लड के अंदर, और आपके यूरिन के अंदर या आपके स्टूल के अंदर, बॉडी के किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो या तो बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं, या वायरस टेस्ट कर रहे हैं, या किसी पैथोजन या फिर किसी टॉक्सिन को टेस्ट करते हैं, और बताते हैं कि आपको बीमारी ये है कि नहीं है। उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जरा समझो। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे होना क्यों जरूरी है? सोचो, कोई ऐसी बीमारी जो कि एक बार ही सिम्टम शो करना शुरू कर दे, तो वो क्योर हो ही नहीं सकती है। फॉर एग्जांपल एड्स, व्हिच इज ड्यू टू एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक बार ही सिम्टम्स आ गए, तो कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हो आप, नहीं बचा सकते हो इंडिविजुअल को। तो ऐसी बीमारियों को लेके, और लगभग हर बीमारी, सिर्फ ऐसी ही क्यों, जो क्योर हो भी सकती है, अगर वो भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, उससे पहले कि हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखें, अगर हम ऐसी बीमारियों को पकड़ सकें, उनको डिटेक्ट कर सकें, तो अर्ली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा, और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाएगा, और इंसान को सिम्टम्स आएंगे नहीं, वो बीमार होने से पहले ही ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है? तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। और कुछ डिसीज के केसेस में तो अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ही डिसीज क्योर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी।
और अर्ली डायग्नोसिस आपके कन्वेंशनल मेथड जो है डायग्नोसिस के, थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल। कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो मेथड्स बहुत सालों से यूज होते आ रहे हैं, पुराने मेथड, फॉर एग्जांपल योर ब्लड सीरम, ठीक है, आपकी ब्लड में जो आपका प्लाज्मा है वो टेस्ट करना, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी या पैथोजन का टेस्ट करना, यूरिन का टेस्ट करना, स्टूल टेस्ट करना या बॉडी का दूसरा फ्लूइड कोई टेस्ट करना, तो वो जो मेथड्स हैं वो आपके कौन से आते हैं, कन्वेंशनल मेथड में। उन मेथड में आप फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल को या बैक्टीरिया को या वायरस को तभी डिटेक्ट कर सकते हो जब उसका अमाउंट आपकी बॉडी में एक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये टेस्ट सिर्फ तभी काम आते हैं जब आप बीमार हो चुके हो, डॉक्टर के पास जा चुके हो, सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिकॉल करो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज चैप्टर से, तो सिम्टम्स एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आते हैं। मतलब जब एंटर किया बैक्टीरिया बॉडी के अंदर या वायरस बॉडी के अंदर या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करते ही आप बीमार नहीं हो जाते हो। वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है, और जब तक उस सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है, आपकी बॉडी में वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर चुका होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं एक लिमिट के बाद, ठीक है। तो सिम्टम्स आने के बाद जो टेस्ट कराते हो आप, वो कन्वेंशनल मेथड में है जनरली हमारे, और ये टेस्ट सिर्फ तभी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिम्टम्स आने से पहले ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो शायद डिटेक्ट ना भी हो, ठीक है, डिटेक्ट नहीं होता है मोस्ट कॉमनली। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ पैथोजन बॉडी के अंदर आपके इतना कम है कि ये डिटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उसको, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी की कुछ प्रोसेसेस आपको हेल्प कर रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये बात मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी आपको कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब पीसीआर करता क्या है उसको समझो। पीसीआर हमने जब पढ़ा था तो ऐसे किसी भी रीजन से नहीं पढ़ा था कि ये बीमारियों को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। हमने तो पीसीआर को पढ़ा था कि भाई एम्पलीफाई करता है डीएनए को। मतलब आप मेरे को एक डीएनए मॉलिक्यूल दो और बोलो कि इसकी कॉपी बना के दिखाओ लैब के अंदर, तो मैं कौन सी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जिसमें 3 स्टेप होते थे आपके, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। उसके बाद ये डीएनए से मेरे को कितने डीएनए मिल जाएंगे? 2। उसके बाद फिर इस साइकिल को चलते रहने दूंगा, 2 से 4 मिलेंगे, 4 से 8 मिलेंगे, 8 से 16, 16 से 32। तो ऐसे अगर मैं साइकिल को साइक्लिक प्रोसेस में चलाता हूं तो मैंने डीएनए को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करो कि कैसे ये एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्ली डिटेक्शन को पॉसिबल कर पाती है। अब सोचो मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस, लेट्स से एक सेल के अंदर वायरस का डीएनए एंटर किया है, बॉडी के अंदर ये डीएनए का अमाउंट या वायरस का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है कि ये कन्वेंशनल मेथड उसको डिटेक्ट कर सके। तो आप क्या करो, आप इस सेल में से डीएनए निकालो, जिसमें दोनों टाइप के डीएनए होंगे आपके, वायरस का डीएनए भी होगा और मेरा ह्यूमन जीनोम भी होगा, मतलब मेरा डीएनए भी होगा या किसी पेशेंट का डीएनए भी होगा। अगर आप इस पे पीसीआर कर देते हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के बाद अलोंग विद द डीएनए ऑफ होस्ट, जो पैथोजन का डीएनए है वो भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर अमाउंट कम है, लेकिन आपने जैसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर कराया, तो आपको जो वायरस का अमाउंट है या पैथोजन का अमाउंट है, उसके डीएनए का अमाउंट भी आपको ज्यादा दिखने लगेगा, ठीक है। कैसे दिखने लगा ज्यादा? क्योंकि आपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराई, तो होस्ट के डीएनए के साथ-साथ आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस का डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, और अब आप उस ज्यादा अमाउंट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो पीसीआर टेस्ट आपका डिटेक्शन में हेल्प करती है। कैसे? अर्ली डिटेक्शन में कैसे हेल्प कर रही है? एम्पलीफाई कर देती है न्यूक्लिक एसिड को, ये किसके? पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को या वायरस के न्यूक्लिक एसिड को क्या कर देती है ये? आपके एम्पलीफाई कर देती है। तो आपकी बॉडी में कोई फॉरेन डीएनए या पैथोजन का डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, उसको भी पीसीआर डिटेक्ट करने में हेल्प कर देगी। ठीक है? तो मतलब अभी सिम्पटम आपकी बॉडी में शो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में वायरस। लेकिन अगर पीसीआर कर दी जाए आपके सेल की, तो वो वायरस का अमाउंट एकदम से ज़्यादा दिखने लगेगा मुझे लैब के अंदर, और मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। तो वो टेस्ट में मेरे को पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यही थी कि कम अमाउंट ऑफ वायरल पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे ये मेथड्स। आपने पहले पीसीआर करा दो, पीसीआर कराने के बाद ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, फिर करो ये टेस्ट। बॉडी में सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो इसका मतलब वायरस है बॉडी के अंदर, वायरस है बॉडी के अंदर, उसका ट्रीटमेंट अभी हो जाए तो ठीक हो सकती है बीमारी। तो अब देखते हैं पीसीआर के बारे में। अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एम्पलीफिकेशन कर देता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। पीसीआर कैन बी डिटेक्ट, पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डीएनए क्या कर सकता है ये? आपका डिटेक्ट कर सकता है। अब पीसीआर कहाँ हेल्प की जाती है? ठीक है, आजकल पीसीआर कहाँ यूज हो रही है? एचआईवी, ठीक है, एड्स के डिटेक्शन के अंदर यूज हो रही है पीसीआर की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दो पहले, एचआईवी का जो है क्या हो जाएगा, एचआईवी वायरस का जो आपका आरएनए जीनोम है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेशक ही अभी बॉडी में सिम्टम नहीं भी है या थोड़े बहुत सिम्टम आ भी रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई करके इजीली डिटेक्ट करके बता देगा जो भी टेस्ट आप करोगे पीसीआर के बाद। उसके अलावा कैंसर से होने वाली म्यूटेशन में आपको हेल्प करता है, क्या करने में? डिटेक्ट करने में। अब कैंसर से होने वाली म्यूटेशन में कैसे हेल्प करता है जरा समझने की कोशिश करो। लेट्स से एक जीन है जिसमें मुझे लग रहा है कि म्यूटेशन हो चुकी है, और ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है, और मुझे टेस्ट करना है कि ये जीन में म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। तो क्या है, ये जीन का जो सीक्वेंस है बॉडी के अंदर, ए टी सी जी जी ए ए ए, ये सीक्वेंस है जीन का, ठीक है। तो ये जीन का सीक्वेंस है, ए टी जी
ATCGAAA, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब मुझे पता करना है कि क्या इस डीएनए पे क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को जिस भी जीन के लिए चेक करना है, मैं उस जीन के लिए पहले प्रोब बना लूँगा, ठीक है? और प्रोब मैंने आपको बताया था 6th चैप्टर में भी, यहाँ दोबारा सुनो। प्रोब का मतलब होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। अब मेरे को डीएनए से बाइंड कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल लूँगा। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? इस जीन के, जो कि आपको डिटेक्ट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मैं प्रोब भी बना देता हूँ यहाँ पे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी, टी की जगह ए होगा, सी की जगह जी होगा, जी की जगह सी होगा, सी, टी, 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 टी। ये मैंने लैब में बना लिया, बना के रख लिए, ठीक है? अब क्या करो, पीसीआर आपने करा लिया, आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, आपने प्रोब्स भी बहुत सारे बना लिए ऐसे। अब क्या करो, इस प्रोब के ऊपर एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच कर दो। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि प्रोब देख नहीं सकते हो आप, डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट है, आप नहीं देख पाओगे। तो देखने के लिए आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देते हो, इस प्रोब को रेडियो एक्टिव कर देते हो, तो बाद में जब यूवी रेडिएशन डालोगे तो आपको दिख जाएगा ये प्रोब, तो देखने में हेल्प करेगा। अब फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो कि अब आप क्या करो, इस प्रोब को ट्रीट करो, मतलब इस प्रोब को यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करो। अगर ये प्रोब इससे अटैच हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो क्या होगा, इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपका, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ है, म्यूटेशन हुई है। लेट्स से मैं म्यूटेशन कर देता हूं, यहाँ पे जी की जगह पे गलती से यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, तो जी की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है? तो क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराने की कोशिश करोगे, तो चेक करो हाइब्रिडाइजेशन होगी कि नहीं होगी। ए के साथ टी कर सकता है, कर सकता है, टी के साथ ए, लेकिन सी के साथ जी भी कर सकता है, जी के साथ सी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया है, ए के साथ सी नहीं कर सकता है बाइंड। तो अब ये प्रोब इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, और प्रोब बाइंड नहीं करेगा, जब आप वॉश करोगे इसको तो प्रोब बह जाएगा। जब आप रेडियो एक्टिविटी मतलब यूवी रेडिएशन डालोगे तो कोई भी आपको शाइन नहीं दिखेगी, कलर नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब म्यूटेशन हो चुकी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक क्या है टेस्ट करने का, म्यूटेशन को कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है? तो आप क्या करो, जिस भी जीन के लिए म्यूटेशन चेक करनी है, लेट्स से मेरे को किसी जीन के लिए, एडीए जीन के लिए म्यूटेशन चेक करनी है, तो मैं एडीए जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना के रख लूंगा। जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी में चेक करनी है, उसका सेल निकालो लिम्फोसाइट का, उसके डीएनए को पीसीआर से ट्रीट करो, उसके डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करो, और फिर क्या करो, इस प्रोब से ट्रीट कर दो उसको। प्रोब से जैसे ट्रीट किया, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो इसका मतलब म्यूटेशन नहीं हुई है, जो सीक्वेंस आप सोच रहे थे वही सीक्वेंस है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन हो चुकी है। तो ऐसे टेस्ट कर सकते हो आप क्या, म्यूटेशंस को जीन के ऊपर। तो जीन के ऊपर म्यूटेशन ऐसे टेस्ट की जा सकती है। समझ में आई बात? प्रोब बना के रखो, प्रोब हाइब्रिडाइज कर गया, तो आपको ऑब्वियसली क्या दिखेगा, जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो आपको कलर दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुई है। चमकता हुआ नहीं दिखेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है? तो बेसिकली आपको पीसीआर में इतना याद रखना बहुत जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे करता है। तो पीसीआर डिटेक्शन में हेल्प करता है, एक्चुअल में डिटेक्ट नहीं करता है। पीसीआर सिर्फ क्या करेगा, आपको लो अमाउंट ऑफ वायरल पार्टिकल या लो अमाउंट ऑफ पैथोजन को क्या कर देगा, बढ़ा के दिखा देगा आपको, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा, और आपके लिए उसको फिर टेस्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फिर आगे के टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको म्यूटेशन करनी है, मतलब म्यूटेशन टेस्ट करनी है। और अगर आपको एचआईवी का टेस्ट करना है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक टेस्ट यूज होता है यहाँ पे जिसका नाम है एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम एंजाइम लिंक्ड लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है? ये हमने पहले भी किया था जब हमने एड्स पढ़ा था। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है एलिजा का, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझने की कोशिश करो ये क्या बला है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है, समझो। क्या हुआ कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी में जो एंटीजन है, एंटीजन कौन लाता है आपको अच्छे से पता है, एंटीजन कौन लाता है, पैथोजन। जो भी पैथोजन है उसकी सरफेस का जो प्रोटीन है, जो मेरी बॉडी में क्या कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी जनरेट करने कर सके, या जो फॉरेन पार्टिकल है इस पैथोजन का, उसको मैं कहता हूं क्या, एंटीजन। अब आप क्या करोगे, इस एंटीजन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो एंटीबॉडी लेके। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एंटीबॉडी लेके एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हो। लेट से मेरे को टेस्ट करना है, लेट से मुझे टेस्ट करना है कि ये वाला एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब ये वाले पैथोजन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसकी सरफेस पे इसके एंटीजन से चिपकने वाली एंटीबॉडी को मैं क्या कर दूंगा, रेडियो एक्टिव, और फिर इसको लेके ढूंढूंगा कि प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे ही बाइंडिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा तो ये चमकने लगेगा, ठीक है? तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आप एंटीबॉडी लेकर ढूंढ रहे हो कि क्या आपके ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एंटीजन डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब पैथोजन भी है, क्योंकि एंटीजन आएगा कहां से, पैथोजन से आएगा, ठीक है? दोबारा समझो जरा इस बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा ब्लड, ठीक है? ब्लड के अंदर ये रहे पैथोजन, ये रहे पैथोजन। अब मुझे टेस्ट करना है, ये एचआईवी है, मुझे टेस्ट करना है कि एचआईवी प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एचआईवी की एंटीबॉडी लेकर चेक करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये वाले पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये एचआईवी नहीं है, एचआईवी का टेस्ट नेगेटिव, एलिजा नेगेटिव, कोई टेंशन नहीं है। ये भी एचआईवी है कि नहीं है, एंटीबॉडी ली, टेस्ट करने की कोशिश करी,
हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई क्योंकि फिट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, कोई आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे बिल्कुल ठीक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई मतलब एलिसा नेगेटिव। देन आपने क्या किया, आपने अब टेस्ट किया, बिल्कुल फिट हो गया, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट कर गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब आपका वायरस भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर या पैथोजन भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बस इतना याद रखो, आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करने को नहीं आएगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए था ये कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है। तो एंटीबॉडी लेके ढूंढते हो भाई कौन सा एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी बीमारी आपको टेकनी है उसकी एंटीबॉडी आप रेडियो एक्टिव कर दो, हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करो, अगर हाइब्रिडाइज हो गई मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं हुई मतलब एंटीजन एब्सेंट है, इस बेसिस पे टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बस इतनी बातें आपको मेडिकल आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर याद रखनी है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अर्ली डिटेक्शन क्यों जो है जरूरी है, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन में, और एलिजा का प्रिंसिपल क्या है, एलिजा कहाँ किसके टेस्ट के लिए यूज होता है, एलिजा की फुल फॉर्म एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलिजा से क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना लिख दिया उतना याद कर लो, समझने वाली बातें जो थी वो आपको ज्यादातर समझानी नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर एक बार रीड करना, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन की, और आपको जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था तब भी बोला था एग्रीकल्चर की भी रीड कर लेना, तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन तक ये जो है टॉपिक पूरा कवर कर लो अपना। क्लास में हम ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब सबसे पहली बात कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होता क्या है, तो मैं आपको इसकी हिंट पहले भी दे चुका हूं, हमने सबसे पहले जो लेक्चर पढ़ा था इस चैप्टर का उसमें हमें पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जिनमें एक एक्स्ट्रा जीन जो है वो क्या है, फॉरेन जीन प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। द एनिमल्स विच कैरी फॉरेन जीन आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और ये फॉरेन जीन जो कि एक्स्ट्रा प्रोटीन बना रहे होंगे इनकी बॉडी के अंदर, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्यों बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके अंदर वो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, ताकि वो हमारे लिए प्रोटीन बना सके या किसी भी वे में हमारे लिए यूजफुल हो जाए, वो हम देखेंगे। ठीक है, कि इनके बेनिफिट्स क्या है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से बनाए जा चुके हैं कॉमनली, ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, ट्रांसजेनिक पिग्स, शीप्स, काउस, फिशेस, माइस, और इन जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन चुके हैं इसमें से 95% जो है वो क्या है, ट्रांसजेनिक माइस है। 95%, और ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि माइस जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूज होती है स्टडी के अंदर। ठीक है, तो उसके अपने अपने रीजंस है, साइज छोटा है, रिप्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज्यादा है, तो मल्टीपल जनरेशंस, मल्टीपल सैंपल साइज आपको मिल जाते हैं, तो वो सारे रीजन है माइस को स्टडी करने के लिए, और मैमल है वो तो और भी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बेनिफिट्स क्या क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाना, ये तो आपको साफ साफ पता भी चल रहा है कि हमारे लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देने वाले हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स, ठीक है, बना मतलब मैंने क्या किया, ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बीमारी ठीक करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है बहुत बारी और आता रहता है, तो इसको याद रख लेना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिस जो कि आप क्या करो, इसको बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दो और एनिमल के अंदर, एनिमल ट्रांसजेनिक बना दो, और अब वो एनिमल जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाएगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लो उसकी बॉडी के अंदर, व्हिच इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो पूछा जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां यूज होता है, किस लिए यूज होता है, तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो आता है रोजी पे। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो कि 1997 में बनाई गई थी, उसका नाम क्या रखा गया, रोजी। बहुत ही अच्छा नाम है, कोई भूल नहीं सकता इस नाम को, तो आसान है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज रोजी, 1997 में बनाई थी। और क्यों बनाया गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए इसको ट्रांसजेनिक बनाया गया। क्या हुआ कि जो काउ के मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो काउ का प्रोटीन है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कौन, ह्यूमन बेबी, ठीक है, जो बेबी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या किया गया, इस रोजी के अंदर हमने ह्यूमन प्रोटीन बनाने वाला, जो ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है वो प्रोटीन बनाने वाला जीन क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क देने लगी है काउ, जो कि क्या था, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। तो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन विच इज अ ह्यूमन प्रोटीन, ये बनाने वाला जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, रोजी के अंदर। और ये जो काउ बनी, ठीक है, इसने ऐसा मिल्क दिया जिसके अंदर ह्यूमन रिच प्रोटीन था, और कितना प्रोटीन, अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन था, 2.5 ग्राम्स पर लीटर। हर लीटर में लगभग 2.4 ग्राम्स अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था। और ये वाला जो प्रोटीन था, ये ज्यादा बैलेंस डाइट थी, ठीक है, किसके लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए। सो मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज एंड नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल काउ मिल्क जो है डाइजेस्ट करने के लिए बेबीज के लिए वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए बैलेंस्ड मिल्क दे रही थी ये काउ। तो ट्रांसजेनिक काउ बनाने का जो रीजन था, रोजी को बनाने का, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही था। तो यहाँ पे होपफुली आप ये एग्जांपल्स याद रखोगे क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। तो रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनी, क्यों बनाया गया, तो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क के लिए बनाया गया। और ये मिल्क कहाँ यूज होता है, तो ये मिल्क जनरली ह्यूमन बेबीज के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बैलेंस्ड माना जाता है।
ठीक है। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस की स्टडी के लिए, मतलब अगर मेरे को कैंसर जैसे डिफेक्ट की स्टडी करनी है या किसी जीन म्यूटेशन को स्टडी करना है कि ये वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए या कोई म्यूटेटेड जीन बॉडी पे क्या फर्क असर डालेगा, अगर मुझे चेक करना है तो क्या करो, इस म्यूटेटेड जीन को ट्रांसफर कर दो एनिमल के अंदर, उस एनिमल को क्या बना दो, ट्रांसजेनिक बना दो। तो ट्रांसजेनिक आपने जैसे ही बनाया उस एनिमल को, अब आपको उसके अंदर जो भी सिम्टम्स दिखेंगे मतलब वो क्या है, वो इस म्यूटेशन के सिम्टम्स है। तो आप किसी भी जीन की म्यूटेशन को या डिसीज के सिम्टम्स को स्टडी करने के लिए स्टडी करने के लिए, डिसीज को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हो। ठीक है, उनके अंदर जीन को ट्रांसफर करते हो, उनके अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करते हो। तो इसलिए किया गया। ठीक है, तो कैसी-कैसी बीमारियों को, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिसीज, ये सारे जो हैं, वो किसके लिए यूज़ होते हैं आपके, ये सारी डिसीजेज़ की स्टडी करने के लिए, ऐसे डिसीजेज़ की स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, यूज़ करते हो किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी का मतलब है, वैक्सीन का ट्रायल्स जो है, वो ह्यूमन्स पे करने से पहले, पहले एनिमल्स पे होता है। तो जनरली ट्रांसजेनिक माइस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक माइस कॉमनली यूज़ होती हैं। तो पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट तो नहीं आएगा कहीं, कि हम ह्यूमन्स पे ट्रायल स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एनिमल्स पे ट्रायल स्टार्ट करें। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए जो है, और वैक्सीन सेफ्टी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वैक्सीन सेफ्टी से को टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेनिफिशियल हैं। उसके अलावा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर मेरे को टेस्ट करना है कि कोई जीन का इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर, या किसी प्रोटीन का इफेक्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, लेट्स से मुझे टेस्ट करना है कि इंसुलिन का इफेक्ट क्या रहेगा बॉडी के ऊपर। तो क्या करो, इंसुलिन वाला जीन ट्रांसफर कर दो एनिमल के अंदर। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, जो भी इफेक्ट आपको दिखेगा इस एनिमल के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि इस एंजाइम, इस प्रोटीन या इस जीन का क्या इफेक्ट है किसी की बॉडी के ऊपर। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, किसकी, किसी प्रोटीन के, ये प्रोटीन क्या इफेक्ट कर सकता है बॉडी के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए आप जनरली किसका यूज करते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हो। उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी कहते हैं, कि अगर कोई केमिकल है जो कि टॉक्सिक हो सकता है या पॉइजनस हो सकता है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए या किसी केमिकल की सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए आप पहले वो टेस्ट किस पे करते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हो। ठीक है, उसके बाद आप आते हो किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर आते हो। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, ये बेनिफिट जो जो मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली वहां पे वो लिखे होंगे, आप रीड करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बेनिफिट्स की, तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इन सब चीजों से हो सकता है कि इस एनिमल को या इस ऑर्गेनिज्म को, जिसको भी आप ट्रांसजेनिक बना रहे हो, इनको तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक इश्यू उठता है, टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं बेटा एथिकल इश्यूज। क्या नाम है टॉपिक का, एथिकल इश्यूज। ठीक है, एथिकल और सोशल इश्यूज जनरली बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीजों के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर आप किसी भी ऐसी बायोलॉजी की फील्ड में हो जहां पे आप रिसर्च कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, वहां पे आपको इन इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये टर्म है क्या। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज क्या है, एथिकल इश्यूज का मतलब है कि वो सारे इश्यूज जो कि अराइज हों किसी ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में, कि आप किसी ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे जो कि ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स वाले हैं, कि आप किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करो, उसको तकलीफ ना हो, उसको किल मत करो। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिसर्च करो, जो भगवान ने बना के भेज दिया उसको वैसे ही रहने दो, नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, आप ह्यूमन के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप ह्यूमंस के लिए जो है ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हमें, हमारे वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को एक लिमिट के अंदर रह के करो। किसी ऑर्गेनिज्म को इतना ज्यादा जो है आपको परेशान नहीं करना है, इतना ज्यादा आप किसी को एक्सप्लॉइट मत करो ऑर्गेनिज्म को कि उसको तकलीफ हो। ठीक है, तो वो सारे इश्यूज किसके अंदर आते हैं, आपके एथिकल इश्यूज के अंदर, एथिकल और सोशल इश्यूज के अंदर। ठीक है, कि भाई आप कैसे उन चीजों को छेड़ रहे हो जो कि भगवान ने बना के भेजी है, तो उनको नहीं छेड़ सकते हो आप। तो एथिकल इश्यूज आते हैं बहुत सारे, इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज पे आते हैं, कि जो स्पीशीज बन गई है, ठीक है, जो भगवान ने भेजी है, उसके साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है वैसा। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना, बहुत ज्यादा सफरिंग होता है किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए। तो ये भी एक एथिकल इशू है जो कि उठ के आता है। ठीक है, एक एक ह्यूमन के जीन को किसी दूसरे स्पीशीज के जीन के अंदर या एनिमल के जीन के अंदर ट्रांसफर करना, ये जो है ह्यूमननेस, इंसानियत के खिलाफ है। ये भी एक टाइप का क्या है, एथिकल इशू है, कि ऐसा मत करो, आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं, एथिकल इश्यूज में आती हैं। और ये इश्यूज जो हैं, इन्हीं इश्यूज की वजह से एक कमेटी है जिसका नाम आपको याद रखना है जरूर, कमेटी का नाम है जीईएसी। जीईएसी कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब ये जीईएसी कमेटी की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी फुल फॉर्म पूछी जाती है यहाँ से जरूर।
ठीक है। ये क्या करती है, ये इन्हीं एथिकल इश्यूज के साथ क्या करती है, डील करती है। इट डील्स विद बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी, ठीक है, उन रूल्स के साथ, उन सारी चीजों के साथ डील करती है कि आप किस हद तक किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है, किस हद तक एक्सप्लॉइट करना है। ज्यादा आप रिसर्च करो लेकिन उस हद तक मत जाओ कि कोई स्पीशीज को खतरा हो जाए, इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज को खतरा हो जाए। तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए जो कमेटी का नाम है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्वेश्चन आता है बेटा, जरूर याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। सो एथिकल इश्यूज आपको समझ में आ रहा है कि अपने एथिक्स में रह के काम करो, ठीक है। ये हो सकता है किसी के लिए, किसी को लगे कि नहीं एथिकल इश्यूज ठीक है, हो सकता है किसी को लगे ये एथिकल इश्यूज गलत है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा इन चीजों को। तो उस उन सारी चीजों से डील करने के लिए, वो सारी लिमिट्स, बाउंड्रीज बनाने के लिए कि किस हद तक आप छेड़छाड़ कर सकते हो, एक कमेटी है जीईएसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर। उसके अलावा जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पेटेंट, ठीक है, पेटेंट। नाउ व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फुल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पेटेंट गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस, इन्वेंशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करती है पेटेंट, का मतलब क्या है कि अगर बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट या बीइंग अ रिसर्चर, अगर आपने कोई नई चीज ढूंढी है, आपको कोई नई चीज मिली है, कोई नई प्रोसेस मिली है, कोई नया प्रोडक्ट बनाया आपने, कोई नई वैरायटी बनाई है या कोई नई इन्वेंशन करी है, ठीक है, तो आपको हक है कि वो आपकी है, वो प्रोटेक्शन है आपको। अगर आपने उस चीज को पेटेंट करा लिया अपने नाम पे, तो वो प्रोटेक्शन है आपको कि आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा उसको बेच नहीं सकता, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। आप चाहो तो उसको बेचो, आप चाहो तो उस इन्वेंशन को किसी को गिफ्ट करो, आप चाहो तो उसको अपने पास रखो, आपकी परमिशन चाहिए होगी अगर आपके पास उस चीज की पेटेंट है तो, ठीक है। तो पेटेंट बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पेटेंट का मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंशन, आपकी प्रोसेस, आपका प्रोडक्ट अगर आपने इन्वेंट किया है तो वो आपका है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, इवन गवर्नमेंट का भी हक नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो उसका कुछ भी करो, ठीक है। आप हो सकता है एक कंट्री में रहते हो, अपनी पेटेंट की हुई चीज को दूसरी कंट्री को गिफ्ट कर सकते हो कि आप इसको यूज करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपके नाम पे वो चीज पेटेंट है तो, ठीक है। अब पेटेंट की इट गिव्स इट्स ओनर, it gives its owner a monopoly right, right to commercialize, yeah, commercial utilize of the process or product, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ऑनर को, ऑनर मतलब जिसने भी वो चीज ढूंढी है, इन्वेंट करी है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, राइट देता है, मोनोपोली राइट है, उस इंडिविजुअल का अपना अधिकार है कि उसको क्या कर सकता है, कमर्शियल यूटिलाइज कर सकता है उस प्रोडक्ट को वो, ठीक है, कमर्शियली बेच सकता है, उससे प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर उसकी मर्जी है वो उससे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी कंपनी को मिल सकता है पेटेंट, किसी इंडिविजुअल के नाम पे पेटेंट हो सकता है, ठीक है। बस पेटेंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। रिसर्च फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेंगे वो प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर होता है पेटेंट फाइल करने के लिए। उसके अलावा पेटेंट ऐसे ही नहीं मिल जाता है, पेटेंट पाने के लिए जो भी आपने इन्वेंशन करी है, ठीक है, जो भी आपने इन्वेंशन करी है उसमें क्या होनी चाहिए बेटा, नोवेल्टी होनी चाहिए। नोवेल्टी का मतलब न्यूनेस, नयापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी चीज को लेकर आ गए जो कि पहले से सब लोग जानते हैं, उस चीज को आप लेकर चले गए और बोलो इसको पेटेंट कर दो, पॉसिबल नहीं है, वो चीज पेटेंट नहीं हो सकती है। तो आपकी इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, जो आपने इन्वेंट किया उसको क्या होना चाहिए, न्यू होनी चाहिए। दूसरा, वो यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। ऐसी कोई बकवास सी चीज जिसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, वो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा उस चीज का, क्योंकि उसका पेटेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूज दिखाना पड़ेगा और नयापन दिखाना पड़ेगा, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि पहले कहीं भी किसी ने भी ये चीज नहीं करी है, ठीक है, ये चीज मेरी है, मैंने ढूंढी है या मैंने बनाई है, ये वैरायटी मेरी है या मैंने बनाई है। तो ये चीजें अगर प्रूव कर दी तो चीजों को लेकर आपको पेटेंट मिल सकता है बहुत इजीली, और पेटेंट मिल गया तो उस चीज को आप कमर्शियली यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है उन चीजों को, ठीक है। तो पेटेंट मिल गया, लेकिन इस पेटेंट का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया, मतलब बिना पेटेंट हुई हुई चीजों की, बिना नॉलेज के, उस इंडिविजुअल के जिसके नाम पे पेटेंट है या उस कंपनी के जिसके नाम पे पेटेंट है, अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो वो पायरेसी मानी जाती है। इस पायरेसी को हम कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी क्या होता है भाई, बायो पायरेसी का मतलब होता है कुछ एमएनसी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, कुछ एमएनसी क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट करती हैं,
मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब वो यूज कर रही हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। पेटेंट किए हुए, पेटेंट बायोलॉजिकल, लॉजिकल रिसोर्सेस और बायो रिसोर्सेज ही लिख लो, बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट विदाउट प्रॉपर प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती हैं, दूसरे नेशन की क्या करती हैं प्रोडक्ट्स को, जो कि पेटेंट हुई हुई है उनके या फिर उनके यहाँ पे यूज हो रही है बहुत सालों से, ठीक है, उनको क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको यूज करती हैं बिना ऑथराइजेशन के। किसके ऑथराइजेशन के बिना? ऑफ द कंसर्न कंट्री, ठीक है, जिस भी कंट्री के वो पेटेंट है, जिस भी कंट्री का वो रिसोर्स है, उसके बिना अगर करती है तो वो क्या कहता है, वो बायो पायरेसी के अंदर आता है, इलीगल काउंट होगा वो, ठीक है, जिसको हम बायो पायरेसी के अंडर काउंट करते हैं, ठीक है। तो पेटेंट का गलत इस्तेमाल भी किया गया है, पेटेंट बहुत जगहों पे गलत इस्तेमाल हुआ है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बेटा राइस का केस, ठीक है, इसकी पूरी एक कहानी है राइस की। क्या हुआ राइस के केस के अंदर कि राइस टेक नाम की एक अमेरिकन कंपनी के अंदर ने क्या किया, बासमती का पेटेंट ले लिया, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, बासमती का पेटेंट ले लिया राइस टेक नाम की कंपनी ने, ठीक है, अमेरिकन कंपनी थी ये, राइस टेक नाम की। और जो बासमती है उन्होंने प्रूव किया नोवेल्टी के बेसिस पे कि ये नई वैरायटी है बासमती की, और बासमती की जो वैरायटी है हमने बनाई है, ये हमारी है, तो इसको पेटेंट दे दो। अब क्या प्रॉब्लम आई, उनके नाम पे जब पेटेंट हुआ तो इस बासमती को उनकी ऑथराइजेशन के बिना, उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते थे, बेचा नहीं जा सकता था किसी भी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और जबकि उसके बाद फिर ये पेटेंट इनसे छीना गया, कैंसिल हुआ पेटेंट बाद में, क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद ये प्रूव हुआ कि इंडिया के पास जो बासमती है वो फार्मर्स बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इवन बासमती का जिक्र हमारे बहुत सारे जो है जो हमारे ग्रंथ है उनमें भी लिखा हुआ है, बासमती चावलों का जिक्र हुआ हुआ है हमारे बहुत सारे राइटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो बासमती की लगभग 2 लाख वैरायटी अलग अलग हमारे यहाँ पे उगाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग राइस की वैरायटी हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और 27 तो सिर्फ बासमती की है, तो 2 लाख से ज्यादा हमारे राइस की वैरायटी और 27 से ज्यादा बासमती की वैरायटी बहुत सालों से यूज हो रही है और बहुत सालों से बनाई जा रही है, ठीक है। और अगर हमने पेटेंट नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरानी हो गई, या वो कोई दूसरी कंट्री का कंपनी क्या करे, उसको ले और उसको नोवेल्टी प्रूव करके पेटेंट करा ले, ठीक है। तो ये बात जब प्रूव हुई तो फिर पेटेंट कैंसिल भी होते हैं। तो पेटेंट का और अच्छा एग्जाम्पल पेटेंट का आपको दिखता है कि एक कंपनी ने जो हल्दी होती है टर्मरिक, उसको क्या कर लिया था, पेटेंट करा लिया था, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, पेटेंट करा लिया था। अगर कोई भी एज अ हीलिंग प्रॉपर्टी टर्मरिक को यूज करता है तो वो इस कंपनी का पेटेंट है, इनको कुछ ना कुछ आपको देनी पड़ेगी कमीशन, या उनकी परमिशन चाहिए आपको, अगर बेचना है या इसको यूज करना है, आप यूज नहीं कर सकते उसको ऐसे। तो ये जो पेटेंट मिला फिर बाद में कैंसिल हुआ, क्योंकि बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं हल्दी को, कैसे? बाउंड हीलिंग के लिए, दर्द हटाने के लिए, हल्दी वाले दूध के फॉर्म में। अब आप जानते हो कि कभी भी गिरते हो चोट लगते हो, हल्दी वाला दूध। तो आपको समझ में आ रही है कि बायोपायरेसी क्या होता है, पेटेंट क्या है। पेटेंट को प्रूव करने के लिए, पेटेंट को आपको अगर पेटेंट करवाना है किसी चीज को, तो आपको नोवेल्टी यूटिलिटी क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। पेटेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, सवाल क्या आते हैं उस पर बात करते हैं। जीएसी पूछता है क्या है, ठीक है, पेटेंट की डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज पेटेंट, तो इतना लिख कर आना है आपको। उसके अलावा बायोपायरेसी पूछता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं दूसरी कंट्री के पेटेंट हुए हुए बायो रिसोर्सेज को, तो बायोपायरेसी में काउंट होगा। इतनी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो ये जो था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, छोटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से एक बार आपको रीड करना है जरूर, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके नोट्स भी ढंग से बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।